सो हेलो वेलकम टू हैक्स फॉर अस यूट्यूब चैनल एंड जावा का क्रैश कोर्स पार्ट 2 है और आज भी हम बहुत सारी चीज़ें बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो बिना किसी बकवास के पॉइंट पे आते हैं। जो हमने लास्ट 2 टॉपिक्स पिछली वीडियो में कवर करने थे जो नहीं हो पाए, उसको फटाफट यहाँ देखते हैं। तो वो दो काफ़ी मेजर टॉपिक्स हैं, समझ रहे हो। स्टार्टिंग के एक तो जो लेक्चर्स हैं मेरे क्रैश कोर्स के, वो उसमें काफ़ी मेजर मेजर टॉपिक्स हैं। उसके बाद तो हम ज़्यादातर फोकस करेंगे प्रोग्राम लिखने पर। तो यहाँ मैं आपसे बता दूँ कि अब इनहेरिटेंस के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखो इनहेरिटेंस जैसा कि इसमें कुछ अलग वर्ड तो नहीं है। आप इस वर्ड के बारे में आपने कभी सुना हो किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, या अगर आप प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड नहीं है तब भी इनहेरिटेंस का मतलब तो आपको पता होगा। इनहेरिट मतलब लाइक अभी हम हम बच्चे हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, हम अपने पेरेंट्स से कुछ ना कुछ ट्रेड्स इनहेरिट करते हैं, ठीक है। उनकी कुछ आदतें, या हो सकता है उनकी शक्ल थोड़ी मिलती जुलती हो। आपसे कभी किसी ने कहा हो कि तुम्हारी शक्ल तुम्हारे पापा से मिलती है, तो आपने इनहेरिट किया है उनकी शक्ल मिलना जुलना, ठीक है। और कभी कहा हो कि तुम्हारी आदतें तुम्हारे पापा की तरह, या तुम्हारी आदतें तुम्हारे भाई की तरह हैं, तो आप तो ये समझ रहे हो। तो ओरिजिनली आदतें उनकी थी बट आपने इनहेरिट कर ली हैं। और हो सकता है कि आप उनसे भी अच्छी आदतें आपकी हो जाएं, या आप उन आदतों को इनहेरिट करने के बाद आपकी आदतों में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन आया हो। तो यही है, इनहेरिट करने के बाद हमारे पास ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि जो चीज़ें हमने इनहेरिट की है किसी दूसरे से, वो चीज़ में हम मॉडिफाई करके उसको यूज़ करें अपने अंदर, ढालें उसको मॉडिफाई करके। ज़रूरी नहीं कि जो इनहेरिट किया है वो डिट्टो ही यूज़ करें हम। सिमिलरली प्रोग्रामिंग में भी क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेजेस होती हैं उसमें इनहेरिटेंस का एक फ़ीचर दिया गया होता है। इसमें फैसिलिटी होती है कि आपने अगर कोई कोड बनाया है, ठीक है। देखो कोडिंग में बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि आप जितना हो सके लेस कोड लिखें, और जो लिख रहे हैं उसको रीयूजेबल बनाएं, ठीक है। यानी कि अगर कोई एडिशन का प्रोग्राम आप लिख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप बार बार एडिशन करने के लिए प्लस ऑपरेटर का यूज़ नहीं करेंगे। आप एक मेथड बना देंगे जिसके अंदर आपने एडिशन बस वैल्यूज़ देंगे, वो मेथड आपको रिटर्न में प्लस करके आपको वैल्यू दे देगा। मतलब रीयूजेबल कोड। हम बार बार प्लस ऑपरेटर यूज़ नहीं करेंगे हर बार वैल्यूज़ को प्लस करने के लिए। सिमिलरली इनहेरिटेंस से क्या हमें फ़ायदा होता है कि मान लो हमने किसी जावा फाइल में एक कोड लिखा है, एंड इन फ्यूचर हम एक और जावा फाइल बना रहे हैं। मतलब मान लो बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें जाहिर सी बात है अगर बड़ा प्रोजेक्ट है, रियल वर्ल्ड में कुछ भी बनाओगे तो सिंगल जावा फाइल नहीं, मल्टीपल जावा फाइल्स बनानी पड़ेगी। तो उसमें क्या है कि अगर एक जावा फाइल में मैंने कुछ कोड लिखा है, एंड मैं अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ कि अरे यार सेम कोड मुझे दूसरी फाइल में भी लिखना पड़ रहा है, बट तो मैंने उसे दूसरी फाइल में क्यों लिखूँ। मैं उसको इनहेरिट कर लूँगा उस जावा फाइल में से, उस कोड को उस जावा फाइल में जिसमें मैं सोच रहा था कि दोबारा से वो कोड लिखूं, लेकिन अभी फिर याद आया ओह शिट मैं तो जावा में प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ एंड यहाँ पे इनहेरिटेंस का फीचर भी है। तो यानी कि मैं सीधा सीधा कोड वहाँ से इनहेरिट कर सकता हूँ, या यूँ कहो मैं उधार ले सकता हूँ, बोरो कर सकता हूँ उस कोड को। जो कोड मैं सोच रहा था कि दोबारा से लिखूँ, बट मैं उसको ना लिख कर मैं दोबारा से बोरो कर लेता हूँ उस जावा फाइल से जिस जावा फाइल में वो कोड लिखा गया है पहले से ही किसी पर्पज़ के लिए। तो थोड़ा सा थ्योरी हमने जान ली, 3 मिनट की 3-4 मिनट आपने थ्योरी को दे दी। चलो इससे ज़्यादा थ्योरी हम नहीं देते हैं, बकवास बहुत हो गई। अब थोड़ा मैं आपको बताता हूँ रियल वर्ल्ड में। मान लो अगर एक बैंकिंग एप्लीकेशन आपको बनानी हो जावा में। अब यहाँ पे हम इनहेरिटेंस को लाइव देखेंगे कि कैसा इनहेरिटेंस दिखता है। तो अगर सबसे पहले जब भी आप कुछ बनाओगे सबसे पहले आपके माइंड में प्रॉब्लम होनी चाहिए। क्या प्रॉब्लम है कि हमें एक बैंकिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाना है, ओके। तो बैंकिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या क्या होगा, मतलब मेजर चीज़, मतलब जो मेन चीज़ है वो क्या होगी, अकाउंट्स, राइट। अकाउंट्स होंगे, ओके। तो यानी कि और अकाउंट्स होंगे तो यानी कि अकाउंट्स में विड्रॉल भी होंगे, अकाउंट्स, ठीक है। अकाउंट्स के टाइप भी होंगे, सेविंग अकाउंट होगा, एक होगा आपका करंट अकाउंट। देन उन अकाउंट्स पर ऑपरेशंस होंगे कि उसमें उसमें सेव मतलब विड्रॉ हो रहा है पैसा, विड्रॉ निकाला जा रहा है या डिपॉजिट हो रहा है। वैसे अकाउंट में 2 ही ऑपरेशन हो सकते हैं, या तो पैसा आप निकालोगे या तो पैसा आप डालोगे। और क्या कर सकते हो। मैं बैंकिंग एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बट मतलब एक आम आदमी के हिसाब से आप अगर मैं आम आदमी हूँ और मेरे लिए अकाउंट के में अगर मैं बोलूँ कि अकाउंट से मैं अपने अकाउंट है जो मेरा खाता है उसके संग मैं क्या कर सकता हूँ, तो मुझे बस मेरा जवाब होगा कि यार मैं तो पैसा निकाल सकता हूँ या तो पैसा जमा कर सकता हूँ, और क्या ही कर सकता हूँ मैं उसके साथ, राइट। तो इतनी चीज़ें जान ली मैंने। अच्छा, तो मैंने इस हिसाब से मैंने कहा चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं। फिर हम स्टार्ट करते हैं तो सीधा अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। तो अकाउंट देखो जावा में आप कुछ भी बना रहे हो तो उसको हमेशा एक रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करना, और आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा जावा में कोड लिखना। आप हर चीज़ के लिए क्लास बनाना, ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस।
कुछ भी अगर आपके पास एंटिटी लाइक अकाउंट इज अ एंटिटी, और उस एंटिटी रियल वर्ल्ड में अगर कोई चीज़ है आपके पास, और ज़रूरी नहीं कि वो जीवित वस्तु है, निर्जीव वस्तु, बस वो एक एंटिटी होनी चाहिए, एक चीज़ होनी चाहिए। लाइक अकाउंट एक चीज़ है, और अकाउंट की प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ। अकाउंट की प्रॉपर्टीज़ ये होंगी कि अकाउंट किसका है, होल्डर नेम, अकाउंट का टाइप क्या है, सेविंग है या करंट है, अकाउंट किसके नाम पर है, और जिसके नाम पर उसका एड्रेस क्या है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एक अकाउंट को लेकर, यानी कि अगर किसी का अकाउंट मैं पकड़ता हूँ तो उसमें इन्फॉर्मेशन होंगी। ओके, तो मैंने कहा ठीक है, तो ये तो जब भी आपको कुछ ऐसा चीज़ मिले, कोई ऐसी एंटिटी जिसकी प्रॉपर्टीज़ भी हैं, तो आप जान लो कि आप उसका एक क्लास बना लो, बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो ठीक है, तो मैंने क्या करा, अकाउंट नाम से एक क्लास बनाई, ठीक है, अकाउंट और डॉट जावा तो लगाना ही है। उसके बाद मैंने क्या करा कि चलो ठीक है, अब अकाउंट डॉट जावा नाम से फाइल बना रहे हैं हम, और जाहिर सी बात है यहाँ पे क्लास अकाउंट, ठीक है, और ये बनानी क्लास, और हमें पता है कि एवरीथिंग विल बी इन क्लास, कुछ भी क्लास से बाहर तो नहीं होगा। अब अकाउंट, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ इसके इंस्टेंस वेरिएबल बन जाएंगे, ठीक है। तो आप समझ रहे हो ना चीज़ों को किस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ये जो थिंकिंग है ये समय के साथ आती है। आप एक या दो वीडियो देख के सोच रहे हो कि मैं भी ऐसे ही सोचने लगूंगा, जी नहीं। समय के साथ आपकी थिंकिंग डेवलप होगी, मेरे साथ बने रहोगे टेलीग्राम में तो आपकी थिंकिंग डेवलप होगी, क्वेश्चंस पूछोगे तो आपकी थिंकिंग डेवलप होगी। चुपचाप वीडियो देख के मुंह बंद करके अगर बैठ जाने से, प्रैक्टिस ना करने से कुछ भी नहीं होने वाला। तो मैं बीच बीच में आपको मोटिवेट करता रहता हूँ कि भाई देखो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और क्वेश्चन पूछना बंद मत करना। एंड हो सके तो हैकिंग के नाम पर मतलब सिली चीज़ें, बच्चों वाली हरकतें बंद कर दो। और अगर हैकिंग करनी ही है तो भी आपको प्रोग्रामिंग तो आनी ही चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि कोई मोस्ट फेमस हैकर है और उसको प्रोग्रामिंग ना आती हो। मुझे आई डोंट थिंक कि कोई है। और बाकी जो ये बॉब शूट चलाने वाले जो जितने भी बच्चे पैदा हो गए हैं आजकल, कि पैदा होते ही उनको बॉब शूट हाथ में दे दिया जा रहा है यूट्यूबर द्वारा, तो उनका कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। उनकी लाइफ तो स्पॉइल हो गई है। तो आप अपनी मत करो, कुछ सीरियस करना है लाइफ में तो सीरियस हो जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ अकाउंट नाम से एक क्लास बनाया, ओके। उसके बाद यहाँ पे कुछ मैंने बोला, अब ठीक है, अकाउंट एक एंटिटी थी, ओके ना, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, और वो प्रॉपर्टीज़ इस क्लास की इंस्टेंस वेरिएबल बन जाएंगे। आँख बंद करके बना दो। इसके जो इंस्टेंस वेरिएबल यानी कि क्लास के अंदर के जो वेरिएबल्स हैं, लोकल वेरिएबल नहीं, तो इंस्टेंस वेरिएबल। तो अकाउंट, सबसे पहले अकाउंट का टाइप क्या है ना, अकाउंट टाइप तो स्ट्रिंग। अच्छा, स्ट्रिंग के बारे में मैंने आपको बताया नहीं, मैं सोचा था कि स्ट्रिंग का एक अलग से, क्योंकि स्ट्रिंग के बारे में कई चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए, मैं सिंपल बता नहीं सकता स्ट्रिंग को एक शब्द में, लेकिन फिर भी स्ट्रिंग पे अलग से लेक्चर होंगे, मतलब वीडियो में अलग से इसका टॉपिक कवर किया जाएगा। तो लेकिन अभी के लिए ये जान लो, स्ट्रिंग जावा में, क्योंकि सी में तो स्ट्रिंग कुछ है नहीं, स्ट्रिंग सी में कैर पॉइंटर्स को बोलते हैं, बट यहाँ क्या है, स्ट्रिंग एक अलग ही डेटा टाइप है, और ये प्रिमिटिव नहीं है, ठीक है बच्चों। ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंतर्गत आता है। प्रिमिटिव में तो वो 8 ही आते हैं जो मैंने पिछली वीडियो में बताए थे। बाकी जो भी अब आपको डेटा टाइप दिखने वाला है वो सारा का सारा नॉन प्रिमिटिव है, वो कस्टम डेटा टाइप है। हम जैसे ही कि प्रोग्रामरों ने मिलकर बनाया है उसको, ताकि हमारी ही सहूलियत के लिए, यानी कि प्रोग्रामर द्वारा प्रोग्रामरों के लिए ही बनाया गया है वो, ठीक है। ताकि इन फ्यूचर स्ट्रिंग वैसे कहते किसको हैं, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स स्ट्रिंग को कहते हैं, और उन सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को सेव रखने के लिए एक अलग ही जो समझ लो ऑब्जेक्ट बना दिया गया है, एक अलग क्लास। स्ट्रिंग एक क्लास है, ठीक है भाई। स्ट्रिंग एक कस्टम डेटा टाइप है, मैंने आपको बताया था। कस्टम डेटा टाइप क्या है, क्लास ही होती है। क्लास की मदद से हम कस्टम डेटा टाइप्स बनाते हैं ना जावा में, तो स्ट्रिंग एक क्लास है, और उसमें क्या लिखा है ये तो हमें जानने की जरूरत नहीं है, बट इतना जान लो, स्ट्रिंग आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। कस्टम डेटा टाइप यानी कि इस तरीके से उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब जब देखो, जो प्रिमिटिव टाइप्स के हम वेरिएबल्स बनाते हैं तो वहाँ उनको वेरिएबल बोल देते हैं, लेकिन जब हम नॉन प्रिमिटिव टाइप्स के वेरिएबल्स बनाएं तो हमेशा ध्यान है, मैं वेरिएबल नहीं ऑब्जेक्ट बोलूँगा, तो कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। उसका नाम मैंने str रख देता हूँ, नहीं str नहीं है, कुछ मीनिंगफुल नाम रखूँगा ऑफकोर्स, तो टाइप, ठीक है। तो अकाउंट का टाइप क्या होगा, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, और ठीक है। एंड टाइप हो गया। और अकाउंट में क्या जानकारी होंगी, स्ट्रिंग नेम,
ठीक है। अकाउंट नेम मतलब होल्डर नेम बेसिकली किसका नाम, किसके नाम से अकाउंट है, और टाइप नेम हो गया अकाउंट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो हम भूल ही गए कि अकाउंट नंबर क्या है ना। तो नंबर या आप नंबर या आईडी कह सकते हो आप, अकाउंट की आईडी, चलो अकाउंट नंबर ही बोल देते हैं। नहीं, नंबर सीधा, अकाउंट है ही तो ठीक है। तो ये नंबर में अकाउंट नंबर, तो 3 मेजर चीज़ें, वैसे और भी कई चीज़ें होती हैं। तो हम कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है यहाँ पे, कुछ बीकॉम नहीं चल रही है, तो हम इतना जान लेते हैं, वैसे इतना ही ज़रूरी है हमारा बैंकिंग एप्लीकेशन के लिए। अब देखो सुनो, अब मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से कोड आपको इन फ्यूचर में राइट करने हैं, चाहे आप एंड्रॉयड में बनाएं या जावा प्योर जावा में लिखें, इट डजेंट मैटर। बात समझ रहे हो? ये जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, इसी सेम प्रोसेस से आप हमेशा थिंक करना, हमेशा सोचने की जो आपकी प्रोसेस है, इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप। मैंने बताया कि आपने अकाउंट एक एंटिटी है, ठीक है, उसके लिए मैंने क्लास बना दी एक एंटिटी के लिए। उस एंटिटी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, उसको मैंने इंस्टेंस वेरिएबल का रूप दे दिया इसी क्लास के। और अब मुझे ये देखना है कि उस एंटिटी पर क्या कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं, कुछ हो सकता है। लाइक अगर यही अकाउंट ना होगा, मैं बनाता कार शोरूम के लिए कुछ सॉफ्टवेयर, तो उसमें मैं कार्स का डेटा कलेक्ट करने के लिए मैं एक कार नाम की क्लास बना लेता, और कार नाम की क्लास के अंदर जो कार की प्रॉपर्टीज़ हैं उस क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल्स बन जाते हैं। लाइक कार कितने सीटर है, 2 सीटर मतलब कितनी सीट्स हैं, कितने बंदे उसमें आ सकते हैं, उसका माइलेज क्या है, ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इन्हीं नाम से इंस्टेंस वेरिएबल्स बना देते। और अब बात आई कि कार में ऑपरेशन क्या क्या हो। ऑपरेशन मतलब कार की स्पीड अगर सेट करनी हो या लेनी हो, क्या है उसकी स्पीड, या यूं कहो कि जो इंस्टेंस वेरिएबल हैं आपके, जो आपने बना लिए हैं, उन्हीं इंस्टेंस वेरिएबल के लिए, ईच इंस्टेंस वेरिएबल के लिए आपके पास एक गेटर और सेटर मेथड होना चाहिए। यानी कि उनकी वेरिएबल, उनकी जो वैल्यूज़ हैं उनको सेट करने के लिए एक मेथड, और उनकी वैल्यू को गेट करने के लिए एक मेथड आपके पास मौजूद होना चाहिए। और वही ऑपरेशंस भी कहलाएंगे आपके उस पर्टिकुलर क्लास के। यानी कि अकाउंट पे वैसे क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं, देखो अकाउंट पे वैसे ऑपरेशंस तो ये हैं, एक तो विड्रॉल भी एक ऑपरेशन हो जाए कि उसमें से पैसा निकाला जा सकता है, डिपॉजिट एक, अच्छा सुनो, जाहिर सी बात है यहाँ पे अमाउंट भी तो होना चाहिए अकाउंट में, अमाउंट, ठीक है, अमाउंट कितना है अकाउंट में, ठीक है, ये चीज़ तो रह गई थी। बाकी अब देखो अकाउंट टाइप, मान लो ये सब हमें कंस्ट्रक्टर के अंदर सेट कर लेंगे। वैसे जब भी हम अकाउंट बनाएंगे किसी का, अच्छा सुनो, जब आप अकाउंट बनाओगे तो अब देखो, मैंने कंस्ट्रक्टर भी हम यूज़ कर रहे हैं भाई, कंस्ट्रक्टर हम सीख चुके हैं, तो मैं इनका यूज़ करूँगा ताकि आपके जहन में बातें बैठ जाएँ। अब पब्लिक प्राइवेट लगाना भी ज़रूरी नहीं है, तो चलो मैं वो हटा ही देता हूँ। फिलहाल सिर्फ अकाउंट लिखो। वाई भी नीड कंस्ट्रक्टर हम उस केस में यूज़ करते हैं जब हमें ऑब्जेक्ट बना, मतलब जो भी आप इनिशियली डेटा इनिशियल, मतलब आप चाहते हो कि ऑब्जेक्ट बनने से पहले या ऑब्जेक्ट बनते टाइम कुछ डेटा आपका इनिशियलाइज हो जाए, वो डेटा यहाँ पर इनिशियलाइज आप कर सकते हो, वो पास आप करोगे, ठीक है। लाइक मैं हर चीज़ ले ही रहा हूँ यहाँ पे, स्ट्रिंग, अच्छा नाम थोड़ा मैं डिफर ले लेता हूँ, क्योंकि देखो इसमें टाइप में कैपिटल टी है, मैं दिस का यूज़ नहीं कर रहा हूँ अभी, क्यों आपको कंफ्यूज करूँ। सब में मैंने नाम चेंज कर दे रहा हूँ, नेम हो गया, टाइप हो गया, और ये नंबर हो गया, और क्या हो गया भाई, और अमाउंट हो गया, राइट, ओके फाइन। तो मैं वीडियो पॉज करके इन सब की वैल्यू इनिशियलाइज कर रहा हूँ। सो ये मैंने कर दिया है। यहाँ पे दिस का यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, बिकॉज यहाँ पे मैंने बताया दिस का नेम क्लास के टाइम होता है, तो दिस पे सेपरेट मैं उसको कवर करूँगा, टेंशन मत लो। तो इसका लिए मैंने सोचा कि दिस यहाँ पे यूज़ ही नहीं करूँगा, वो केस ही नहीं रहते हैं। यहाँ पे नाम ही चेंज कर दिया मैंने, लोकल वेरिएबल्स और इंस्टेंस वेरिएबल दोनों के, मतलब चारों के नाम अलग अलग हैं, बस कैपिटल में लिख दिया इन सब के नाम में, कोई दिक्कत नहीं। तो केस सेंसिटिव होता है प्रोग्रामिंग में, ओके। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी अकाउंट बनाऊँ तो अकाउंट बनाते टाइम, यानी कि अकाउंट का ऑब्जेक्ट बनाते टाइम, ये चारों के चारों वेरिएबल इनिशियलाइज हो जाएं, और इनमें और इनके मैं गेटर और सेटर भी बना सकता हूँ। गेटर सेटर कुछ नहीं होते, गेटर सेटर दूसरे मेथड्स होते हैं ऑर्डिनरी,
गेटर मेथड होता है किसी भी इंस्टेंस वेरिएबल का, उस इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू गेट करने के लिए। और बाकी कुछ नहीं। देखो वैसे तो मतलब अगर प्रोग्रामिंग कन्वेंशन की बात करें तो हमें जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं वो प्राइवेट बनाने होते हैं ताकि उसको डायरेक्ट एक्सेस ना किया जा सके। हम उनको एक्सेस करते हैं उनके गेटर और सेटर मेथड के द्वारा। और किसी भी इंस्टेंस वेरिएबल का गेटर मेथड होता है वो मेथड जिससे उसकी वैल्यू मिल जाए, और सेटर मेथड वो मेथड होता है जिससे उस इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू सेट की जा सके। वैसे तो इनके गेटर सेटर हम नहीं बनाते हैं, इनको डायरेक्टली एक्सेस कर लेंगे क्योंकि प्राइवेट तो मैंने बनाया नहीं। इनको ऑब्जेक्ट के थ्रू इनको एक्सेस किया जा सकता है। ओके तो वैसे दो मेजर ऑपरेशंस मैं यहाँ बनाता हूँ, वॉइड विड्रॉ। यार देखो विड्रॉ की स्पेलिंग मुझे लग रहा है कि मैं भूल गया हूँ। मैं विड्रॉ की स्पेलिंग देख लेता हूँ। ओके विदड्रॉस, ठीक है कभी कभार छोटी मोटी चीज़ें कंफ्यूज कर देती हैं। विड्रॉ मतलब निकालना, यहाँ पे अमाउंट, कितना अमाउंट निकालेंगे वो इस मेथड को देंगे, तो ये मेथड क्या करेगा, विड्रॉ करके दे देगा। विड्रॉ मतलब अमाउंट डिडक्ट करना, सिंपल। तो जो हमारा, अब देखो यहाँ पे क्लैश हो रहा है, क्या क्लैश हो रहा है, यहाँ पे ये अमाउंट और ये अमाउंट। इस मेथड में लोकल वेरिएबल जो अमाउंट है इसका नाम सेम है इस इंस्टेंस वेरिएबल से, तो ये क्लैश हो गया, सेम हो गया। तो कंपाइलर के लिए जो क्या है, मेथड के अंदर वो लोकल वेरिएबल को कैच करेगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि तो करेगा क्या, लोकल वेरिएबल मतलब आपके जो ओरिजिनल वैल्यू है जिसको आपको चेंज करना है उसको चेंज नहीं कर पाओगे। तो या तो आप इसको ऐसा करो कि इसको कुछ और रख लो, या आप इसको ऐसा कर सकते हो, या दिस का यूज़ कर सकते हो। तो दिस का यूज़ नहीं करेंगे, हम बाद में करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अमाउंट में से, अमाउंट की वैल्यू में मैं चेंज कर रहा हूँ, अमाउंट में से माइनस अमाउंट। और यहाँ पे एक्सेप्शन भी आ सकते हैं, मतलब नेगेटिव अमाउंट हो सकता है आपका। अगर आपने अमाउंट, देखो अमाउंट अगर आपने मान लो बैंक खाते में 10 रुपये पड़े हैं और मैंने विड्रॉ कर लिए 20 रुपये, तो 10 माइनस 20 माइनस 10 इसमें सेव हो जाएगा ना। तो ये यहाँ पे, तो ये केस मतलब मैं कौन सा असली में बना रहा हूँ बैंकिंग एप्लीकेशन, मैं आपको बता रहा हूँ एक। तो हम मान के चलते हैं कि हम उतना ही अमाउंट निकालेंगे जितना हमारे पास है या उससे कम। एज्यूम, एजप्शन है, ठीक है। अदरवाइज इफ कंडीशन भी लगा सकते थे यहाँ पे, कोई बात नहीं। एक मेथड हमारे पास होगा कि विड्रॉ हो तो हो गया, एंड डिपॉजिट। डिपॉजिट में भी जाहिर सी बात है, यहाँ पे भी कितना अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है। अरे तेरी जाए, डिपॉजिट तो अमाउंट जितना भी अमाउंट ऑलरेडी है उसमें उतना जोड़ो, तो नया जितना डिपॉजिट होना है तो इतना। इसमें तो समझ में आ रहा होगा ना। मान लो 10 रुपये थे, अगर मैंने 5 रुपये निकालने के लिए बोला तो 10 माइनस 5, अब अमाउंट की वैल्यू इस वाले की 5 हो गई। बस वही कर रहा हूँ मैं। और डिपॉजिट फंक्शन ये कर रहा है, फंक्शन कह लो, मेथड कह लो। तो ये हमारा अकाउंट सेट हो गया, ठीक है, चलो बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखो अच्छा, वैसे अकाउंट के टाइप दो हैं, सेविंग अकाउंट और डिपॉजिट अकाउंट। तो मतलब मेरा एक बैंक है मान लो, तो मैंने क्या करा कि भाई मेरे पास, मैं उसके लिए एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ बैंकिंग की, अकाउंट मैनेजमेंट के लिए। तो वहाँ पे 2 तरह के बंदे हैं, जिन पे सेविंग अकाउंट भी है और किसी पे का करेंट अकाउंट भी है। और क्या है कि दोनों में कुछ चीज़ें अलग अलग हैं। अलग अलग ये है कि सेविंग अकाउंट वाला बंदा जब पैसे निकालता है, बात समझ रहे हो, ध्यान सुनना। सेविंग अकाउंट वाला बंदा जब पैसे निकालता है तो हमें चार्ज काटता हूँ 2 रुपये, और जब करंट अकाउंट वाला बंदा पैसे निकालता है तो मैं चार्ज काटता हूँ 4 रुपये, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ एडिशनल चार्जेस मैं काट रहा हूँ, माइनस मेरे कुछ एडिशनल चार्जेस हैं जो कि दोनों सेविंग और डिपॉजिट के लिए अलग अलग हैं। इस केस में मैं क्या करूँगा भाई, ये तो एक अकाउंट का मैंने बना लिया जर्नल खांचा, उसमें विड्रॉ और डिपॉजिट जो में नॉर्मल होते हैं, सिंपल डिपॉजिट जितना करो डिपॉजिट उतना होता है, विड्रॉ जितना निकालो उतना निकलता है। बट मैंने बैंक खोला है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे पर्टिकुलर कुछ चार्जेस भी लगाने हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने ये करा कि मैंने इस कोड को ऐसे ही रहने दिया, इसको छेड़ा नहीं।
ये एक जनरल कोड है। मैंने इस कोड में जो इनहेरिट चीज़, मतलब इस कोड में जो चीज़ें हैं उसको मैंने क्या कर लिया, इनहेरिट, मतलब कि अडॉप्ट कर लिया। मैंने खुद से नया कुछ नहीं बनाया। मैंने कहा इस कोड को अडॉप्ट कर लेता हूँ। मैंने आपको बताया अडॉप्शन के बाद जब चीज़ आप कुछ भी बोरो कर रहे हो, अडॉप्ट कर रहे हो, तो आप उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको अडॉप्ट की हुई चीज़ डिट्टो यूज़ करनी है। बात समझ में आ रही है? और मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो ये अकाउंट क्लास बन गई। अब मैं एक अलग क्लास बनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए होगी जो सेविंग अकाउंट वाले बंदे होंगे। यानी सेविंग अकाउंट की एक अलग ही क्लास बना दी मैंने, और जो इस क्लास को एक्सटेंड करेगी। चैट पे क्या कर रहा है, सेविंग अकाउंट डॉट जावा, ठीक है। तो क्लास सेविंग अकाउंट, और ये एक्सटेंड करेगी। अब सुनो, यहाँ पे एक नया कीवर्ड देखने को मिल रहा है क्या, एक्सटेंड्स। स्पेलिंग याद रखो, शॉर्ट में सब कुछ, एक्सटेंड्स। तो इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी एक क्लास का कुछ, मतलब किसी एक क्लास को इनहेरिट करते हैं किसी दूसरी क्लास द्वारा। यहाँ मैं कुछ इस तरीके से बोल सकते हो कि मैं एक जो नई क्लास बनाई है सेविंग अकाउंट, वो एक्सटेंड करता है एक पहले से ही एग्जिस्टेड क्लास को जिसका नाम है अकाउंट, ठीक है। सेविंग अकाउंट एक्सटेंड करता है अकाउंट क्लास को, और इसका मतलब अकाउंट में जो भी कोड है वो एक्सटेंड हो चुका है। यानी कि आप उसके अंदर जो विड्रॉल और डिपॉजिट जो दो मेथड्स थे उनको एक्सटेंड कर चुके हो। और क्या उसके वेरिएबल्स भी एक्सटेंड होते हैं क्या? मतलब ये तो जानने वाली बात है ना, में आपके मन में आ रहा होगा, तो क्यों ना इसको टेस्ट ही कर लिया जाए। एक्सटेंड का मतलब क्या है, इनहेरिट। बेसिकली इनहेरिटेंस बोल रहे हैं, वो उसी इनहेरिट करने के लिए यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ होता है। तो वैसे मेरे मन में भी ये बात आती है कि एक्सटेंड ही क्यों, मतलब क्या जावा वाले इनहेरिट कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते थे सीधा सीधा, मतलब ज़्यादा मेक सेंस बनता ना। इनहेरिटेंस के लिए इनहेरिट कीवर्ड यूज़ होता है। वेल इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते, अब जो है वो है, तो एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैं इसकी कुछ चीज़ें बनाऊंगा, लाइक सेविंग अकाउंट की। अब देखो, चूँकि अब इसमें मुझे टाइप लिखने की ज़रूरत है क्या, पोस्ट नहीं, अकाउंट का टाइप क्या है, ये तो सेविंग अकाउंट नाम की क्लास ही बना दी है मैंने। तो इसमें तो मुझे आई एम डैम श्योर ये जो क्लास है, ये जो डेटा टाइप है, बेसिकली ये डेटा टाइप बनाया ही इसीलिए है कि सेविंग अकाउंट को सेव किया जा सके, उसकी इंफॉर्मेशन को सेव किया जा सके, है ना। तो टाइप नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नंबर। तो भाई तो कहाँ पे थे लौंडो? तो मैं क्या बोलता कि हाँ, तो सवाल ये भी उठता है कि मैंने बोला कि जो सेविंग अकाउंट क्लास है वो अकाउंट क्लास को एक्सटेंड कर रही है, यानी कि इनहेरिट कर रही है, यानी कि उसके कोड को उधार ले रही है अपने काम के लिए, बजाय इसके कि वो मैं खुद से सारा कोड यहाँ लिखूँ। जो कोड वहाँ पे ऑलरेडी है उसी को मैं यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि वही कोड मैं यूज़ करूँगा। क्योंकि सेविंग अकाउंट में भी प्रॉपर्टी होगी कि सेविंग अकाउंट अगर किसी बंदे का है तो उस अकाउंट नंबर तो इसमें भी होगा ना, इसकी ये प्रॉपर्टी होगी, इसका अकाउंट नंबर एक प्रॉपर्टी होगी, यानी कि इसमें भी एक इंस्टेंस वेरिएबल होना चाहिए अकाउंट नंबर। बट चूंकि मैं जिस क्लास को एक्सटेंड किया है यार उसमें ऑलरेडी ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो मैं क्यों कर रहा हूँ वापस यार, क्यों लाइन बढ़ा रहा हूँ कोड की? फ़ायदा हो गया ना, इनहेरिटेंस का फ़ायदा देख रहे हो। ऑलरेडी जब अकाउंट क्लास के अंदर जो नंबर प्रॉपर्टी है, तो मैं उसको मतलब कि यहाँ एक्सटेंड जब मैंने किया हुआ है तो वो ऑलरेडी इनहेरिट हो चुका है। अब यूँ समझ लो वो कोड इसमें है, तो आपको टाइप नहीं करना, यानी कि नंबर, टाइप, ये सारे वेरिएबल जो भी वहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल थे वो सारे इनहेरिट हो चुके। यहाँ तक कि उसका जो मेथड है विड्रॉल और डिपॉजिट वो भी इनहेरिट हो गया है। अब जो मेथड का केस ये है कि मैंने आपसे बोला था कि आप इनहेरिटेड चीज़ों को अपने सहूलियत के हिसाब से बदल भी सकते हो। उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, उनका जो कार्य करने का तरीका है उसको बदला जा सकता है। कार्य वही होगा कि तरीका बदल जाएगा।
यानी कि कहने का मतलब है, मैं अभी आपको बताने का कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आप सेविंग अकाउंट आपने बनाया है, कुछ वो चीज़ें एक्स्ट्रा यहाँ पे हम ऐड करने वाले हैं जो सिर्फ और सिर्फ सेविंग अकाउंट तक ही सीमित है। क्या यहाँ पे चार्जेस जो हैं मेरे अपने एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे, चार्जेस, और ये चार्जेस मेरे पहले से ही डिफाइंड हैं, तो मैं इनको मैं देता हूँ लाइक 5 रुपये। 5 रुपये चार्ज डिसाइड कर लिया मैंने सेविंग अकाउंट के लिए। बाकी अकाउंट नाम टाइप वाइप सब सेम है, सब इनहेरिट है। अब देखो यार, विड्रॉल, बात यहाँ पे आती है विड्रॉल की। देखो, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म आपस में कनेक्टेड चीज़ें हैं, और दोनों को अलग अलग रख के बता पाना बड़ी ही मुश्किल बात है मेरे लिए। लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म में दो चीज़ें आती हैं, मेथड ओवरराइडिंग और मेथड ओवरलोडिंग। और जब भी हम बात करते हैं इनहेरिटेंस की, तो मेथड ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग जैसी चीज़ें के साथ डील हमें करना पड़ता है। अब मेथड ओवरराइडिंग क्या है बेसिकली, और ओवरलोडिंग क्या है, मतलब इनके बारे में डिस्कस करने से पहले मैंने इसलिए आपको थोड़ा सा इनहेरिटेंस के बारे में बता दिया, क्योंकि आपस में इंटरकनेक्टेड चीज़ें हैं। तो देखो, सेविंग अकाउंट का विड्रॉल मेथड मैं पहले बनाता हूँ। void withdraw int amount एंड यहाँ पे ओके, एंड void deposit तो भाइयों, अमाउंट यहाँ पे अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं ना, माइनस कर रहे हैं, राइट। तो ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे अगेन वो वाला बात हो गई, वेरिएबल सेम हो जाएंगे, नाम चेंज करो, यहाँ पे कैपिटल ए रख लो इसको, ताकि लोकल और इंस्टेंस दोनों में डिफरेंस हो सके। नाउ दैट इज ठीक है। यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो, चार्जेस, सिमिलरली अमाउंट डिपॉजिट अमाउंट, और यहाँ पे मैं ऐड भी कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे एडिशन में भी देना है इसको, या नहीं यार, ऐड में नहीं दे रहा, मैं विड्रॉ करने में चार्जेस काट रहा हूँ, ठीक है। डिपॉजिट करने में चार्ज कौन काटता है, राइट। तो इसको रहने देते हैं। अरे शिट, हाँ ठीक। तो देख रहे हो, तो मैंने यहाँ पे क्या करा है आपको पता है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या करा, एक नई सेविंग अकाउंट नाम से क्लास बनाई, एंड ऑलरेडी जो मैंने सेविंग अकाउंट नाम से क्लास बनाई। अब मेरे पास एक तो तरीका ये था कि सेविंग अकाउंट की जो मैंने क्लास बनाई है उसमें मैं उसके प्रॉपर्टीज़ लिखूँ, लाइक नाम किसके नाम से है, और अकाउंट नंबर क्या है, ये सारे इंस्टेंस वेरिएबल्स मैं यहाँ बनाऊँ, ठीक है, जो कि मुझे पता है कि मैं अकाउंट जो क्लास है उसमें ऑलरेडी बना चुका हूँ, ये पता है। उसके बाद भी अगर मैं डिसाइड करता हूँ कि वापस से उन इंस्टेंस वेरिएबल को यहाँ पे भी बनाऊँ, तो मुझसे बड़ा पागल कोई नहीं है। जी हाँ, क्योंकि मैं जावा प्रोग्रामर हूँ, एंड आई नो दैट कि यहाँ पे इनहेरिटेंस जैसी चीज़ एग्जिस्ट करती है, मैं एक्सटेंड कीवर्ड लगा के उसके सारे वेरिएबल्स को मतलब अपने कोड में यूज़ कर सकता हूँ। वाई मैं उसको दोबारा से क्यों यहाँ पे बनाऊँगा सारे के सारे, यहाँ तक कि उसके मेथड्स भी मैं क्यों, अगर सेम मेथड मैं बनाने वाला हूँ तो क्यों मैं यूज़ करूँ, मतलब क्यों मैं दोबारा से रीराइट करूँ मेथड्स को। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि इनहेरिटेड चीज़ें ये हमारी मर्जी होती है, लाइक कोई भी मेथड आपने इनहेरिट किया है तो इट्स अवर चॉइस कि आपने जो मेथड इनहेरिट किया वो डिट्टो यूज़ कर सकते हो, या अगर डिट्टो यूज़ नहीं करना तो आप उसको रीडिफाइन कर सकते हो, उसको री इम्प्लीमेंट कर सकते हो, उसको दोबारा से उसके अंदर की बॉडी को आप राइट कर सकते हो। और दोनों ही केस मैंने यहाँ ले लिए हैं। कैसे, देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है मैंने कहीं पे डिपॉजिट फंक्शन बनाया नहीं, बट वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, बट आपको दिख नहीं रहा है, डोंट वरी, बट वो एग्जिस्ट करता है क्योंकि अकाउंट में वो एग्जिस्ट करता है। अकाउंट को एक्सटेंड किया है, यानी कि डिपॉजिट मेथड भी एक्सटेंड हो चुका है, वो डिपॉजिट मेथड भी यहाँ है, ठीक है, वो भी आ चुका है। तो मैं उसको डायरेक्टली मतलब मैं उसको इसके ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है।
एंड दूसरी मज़ेदार बात देखो, यहाँ पे मैंने विड्रॉ भी, भाई देखो डिपॉजिट वाला इनहेरिट हुआ था और विड्रॉ भी इनहेरिट हुआ होगा, बट मैंने क्या किया, विड्रॉ को दोबारा से यहाँ पे टाइप रिकोड किया है। क्यों? मैंने आपसे बोला कि मैं अपनी सहूलियत के हिसाब से इनहेरिटेड चीज़ों को बदल भी सकता हूँ, तो वही मैंने किया है यार। डिपॉजिट वाला मुझे चेंज नहीं करना था तो वो वैसा का वैसा ही रखा मैंने, यहाँ कुछ भी री इम्प्लीमेंट नहीं करा, बट विड्रॉ मेथड को मैंने दोबारा से यहाँ पे डिफाइन किया है, इस मेथड को दोबारा बनाया है। और हालांकि ये और इस चीज़ को पता है, जो आपकी, अच्छा सुनो, जिस क्लास को आप एक्सटेंड करते हो उसको पेरेंट क्लास बोलते हैं, और जिसने करा है उसको चाइल्ड क्लास बोलते हैं, तो ये ठीक है। तो मैं अब क्या बता रहा था, और आपकी जो पेरेंट क्लास है उसको सुपर क्लास भी बोलते हैं और चाइल्ड वाले को सब क्लास भी बोलते हैं, तो ये टर्मिनोलॉजीज कुछ है वो याद रखना। तो मैं क्या बोल रहा था कि हाँ, मैंने विड्रॉ मेथड जो है जो पेरेंट क्लास में एग्जिस्ट करता है उसको मैंने दोबारा से यहाँ पे डिफाइन कर दिया, और इसी प्रोसेस को, यानी कि पेरेंट में जो मेथड ऑलरेडी था उसको दोबारा से नई बॉडी, उस मेथड में नई बॉडी डालना अपनी खुद की, उसको बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। क्या बोलते हैं? मेथड ओवरराइड करना। तो मैंने यहाँ पे सुपर क्लास या अपनी पेरेंट क्लास के एक मेथड को, विड्रॉ मेथड को ओवरराइड कर दिया है, यानी कि अब वो उसमें जो कोड था अकाउंट में जो लिखा हुआ है वो कोड रन नहीं होगा, ये वाला कोड रन होगा, ठीक। और इस कोड में उस कोड में अंतर सिर्फ एक चीज़ का है, वो है इस चार्जेस का। उस वाले में चार्जेस नहीं कट रहे, इस वाले में चार्जेस कटते हैं, ठीक है। ये मैंने अपने खुद के बैंक के लिए बनाया, स्पेशलाइज्ड वर्जन ऑफ अकाउंट, सेविंग अकाउंट। तो कितनी बेहतर बात हो गई है। इन फ्यूचर किसी भी टाइप का अकाउंट बनाना हो, मैं इस अकाउंट क्लास को एक्सटेंड कर सकता हूँ, क्योंकि अकाउंट क्लास में कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो हर टाइप के अकाउंट में होंगी, चाहे सेविंग हो करेंट हो, हर अकाउंट का नंबर तो होगा, हर अकाउंट का एक होल्डर तो होगा, है ना। ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो एक्सटेंड करनी ही पड़ेंगी, तो बार बार राइट करने से अच्छा सीधा एक्सटेंड कर लो, और अपने हिसाब से कुछ चेंज करने हो तो ऐसे कि मैंने अभी करा, एक मेथड को ओवरराइड करके, दैट इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग, जो कि पॉलीमॉर्फिज्म का ही हिस्सा है। पॉलीमॉर्फिज्म एक भारी भरकम शब्द है, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपने सहूलियत के हिसाब से कोड को चेंज कर सकें, जो पहले से एग्जिस्टेड कोड है। लाइक अभी विड्रॉ मेथड एक कोड था, इसको मैंने चेंज कर दिया वापस से, वो भी सेम नेम से, मतलब एक मेथड था मैं विड्रॉ, उसको मैंने एक्सटेंड करा, उसमें कुछ चेंजेस कर दिए, दैट्स इट, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। और एक्सटेंड करना इनहेरिटेंस हो गया, तो वापस में इंटरकनेक्टेड कंसेप्ट थे दोनों। और मेथड ओवरलोडिंग भी पॉलीमॉर्फिज्म का एक हिस्सा है। तो मेथड ओवरलोडिंग मैं भी बता दूंगा, फिलहाल अब इनहेरिटेंस और ये मेथड ओवरराइडिंग पे फोकस करो। तो यहाँ मैंने सेविंग अकाउंट बनाया, बस इतना ही हो गया, डन, वी आर डन। अब मैं एक करंट अकाउंट भी बनाता हूँ। करंट अकाउंट डॉट जावा, ठीक है। तो क्लास करंट अकाउंट, ये भी अपना एक्सटेंड करती है अकाउंट को, अकाउंट क्लास को एक्सटेंड करती है। और इसमें जो इसका स्पेशलाइज एक प्रॉपर्टी है जो सिर्फ इसी के पास है, वो चार्जेस। और वो जो चार्जेस हैं इसके पास 5 रुपये नहीं है, करंट अकाउंट पे थोड़ा महंगा चार्ज लगा दिया है। करंट वाले अमीर होते हैं ना, ऐसा सुना है हमने। बाकी कुछ ओवरराइड करना है तो कर सकते हो, कोई मेथड, दो ही तो मेथड है वैसे, डिपॉजिट और विड्रॉ, दोनों में से कुछ भी ओवरराइड किया जा सकता है। तो करंट वाले अमीर होते हैं तो इनसे ज़्यादा चार्ज काटेंगे। एंड एक मिनट ओके। सो करंट अकाउंट है, यहाँ पे मैंने वो सब काट दिया, ठीक है। तो मैंने अकाउंट को इस बार एक्सटेंड नहीं करा हूँ, मैंने कहा सेविंग अकाउंट एक्सटेंड करूँ, बिकॉज दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ इनहेरिटेंस, राइट। अब मैं अकाउंट को एक्सटेंड क्यों करूँ भाई? देखो सुनो, मैंने क्या करा, मैंने सेविंग अकाउंट से भाई अकाउंट एक्सटेंड किया, बट करंट अकाउंट से मैंने अकाउंट को एक्सटेंड इसलिए नहीं करा बिकॉज क्योंकि देखो, अगर मैं अकाउंट को एक्सटेंड करता तो मुझे विड्रॉल मेथड को ओवरराइड करना पड़ता, बट चूंकि मैं विड्रॉ मेथड ऑलरेडी ओवरराइड कर चुका हूँ सेविंग अकाउंट क्लास में, तो अगेन एक स्मार्ट थिंकिंग की वजह से जो कि आपको समय के साथ डेवलप होगी, मैंने क्या करा, मैंने सेविंग अकाउंट को एक्सटेंड कर लिया, जो कि ऑलरेडी अकाउंट को एक्सटेंड करता है, ठीक है। अब मैंने तो यानी कि इनडायरेक्टली आपने अकाउंट को भी एक्सटेंड कर ही लिया,
आपने एक ऐसी क्लास को एक्सटेंड किया जिसने किसी और को एक्सटेंड किया, तो आपने उसको तो एक्सटेंड किया ही किया उसमें, और आपने उसको भी एक्सटेंड कर लिया जिसको इसने एक्सटेंड करा। मतलब कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। नाम लेके बताता हूँ। यानी कि देखो, करंट अकाउंट ने सेविंग अकाउंट को इनहेरिट किया है, और इसी वजह से, और सेविंग अकाउंट ने अकाउंट को इनहेरिट किया है, तो इनडायरेक्टली करंट अकाउंट ने अकाउंट क्लास को भी इनहेरिट कर लिया। ठीक है, तो उसकी सारी चीज़ें तो इसमें आई गई हैं, और सेविंग अकाउंट की भी आ गई। और वैसे सुनो, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अभी देखो कि चलो मैंने बोला कि इनडायरेक्टली अकाउंट क्लास को भी इनहेरिट किया गया है, तो अब सेविंग अकाउंट में जो विड्रॉल मेथड है और अकाउंट क्लास में जो विड्रॉल मेथड है, इन दोनों में से कौन सा विड्रॉल मेथड इसको मिला है? दोनों तो नहीं मिले होंगे, कोई एक ही मिला है विरासत में, तो कौन सा? तो वो मैं आपको बताता हूँ। वो मिला है जिसको आपने डायरेक्ट इनहेरिट किया। तो किस क्लास को आपने डायरेक्ट इनहेरिट किया? सेविंग अकाउंट को। तो इसका जो ओवररिडन मेथड है विड्रॉ, वो वाला यूज़ किया जाएगा। डिपॉजिट वाला भी जो आपका है सेविंग अकाउंट का यूज़ होगा, और सेविंग अकाउंट का डिपॉजिट वाला तो अकाउंट वाला ही है। बात समझ रहे हो? बाकी देखो, इसलिए ताकि मुझे कोड कम लिखना पड़े। अब कोड लिखना ही नहीं है कुछ भी। चार्जेस मेरे पास हैं ही। तो आई थिंक अब बस इतना काफ़ी है। मेरे पास सेविंग अकाउंट 3 क्लासेस हो गई हैं। अब एक मेन क्लास और बना दो। ठीक है, मेन नाम से क्लास में, यहाँ से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे। अरे क्या कर रहा हूँ, वही पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मैंने बोला था एक क्लास ऐसी होगी जहाँ पे मेन फंक्शन होगा ही होगा, अदरवाइज़ प्रोग्राम स्टार्ट कहाँ से होना है ये पता ही नहीं चलेगा। अब आप मेन चीज़ स्टार्ट करो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे करंट अकाउंट, पहले सेविंग अकाउंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, अकाउंट। सेविंग अकाउंट, न्यू सेविंग अकाउंट। देखो कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। और कोड में कुछ एरर भी आएंगे, मैं चाहता हूँ वो एरर को आप देखो जानबूझ के। मैंने इसमें कुछ एरर छोड़े हुए हैं, और मैं उस एरर को पढ़ के बताऊँगा ताकि आपको एरर पढ़ने की भी आदत हो जाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम कंपाइलर जो है वो साफ साफ बता देगा आपको हमेशा कि क्या एरर आ रहा है, और ताकि आप उसको सॉल्व कर पाओ। और सिमिलरली यहाँ करंट अकाउंट, चलो करंट छोड़ो, अभी सेविंग अकाउंट ही बनाता हूँ फ़िलहाल। और सेविंग अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पे मुझे पता है क्या क्या देना पड़ेगा। क्या क्या इंस्टेंस वेरिएबल हैं इसके पास? टाइप है, टाइप सेविंग, जो कि मैं सोच रहा हूँ कि रहने ही दूँ, लेकिन छोड़ो, दे देते हैं इसको। और क्या क्या था भाई, याद है? कुछ याद नहीं आ रहा, रुको देखते हैं, मैं भूल गया। ओके, तो अब नंबर आएगा, टाइप नहीं, नेम, सॉरी, नेम लोकेश, मेरा सेविंग अकाउंट है। टाइप नेम, नंबर, अकाउंट नंबर मेरा ये मान लो, और अमाउंट इनिशियली ₹0 मान लेते हैं अभी। चलो नहीं छोड़ो, मैं अमीर बन जाता हूँ, 5000 रुपये ये मेरा अमाउंट है इनिशियली। तो ये खाता मैंने खोल दिया अपना, वही खाता, और बस इतना ही, और कुछ मत करो। अभी इसको कोड को कंपाइल करके देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्या कोड कंपाइल हो रहा है या नहीं हो रहा है। भाई देखें तो सही। अरे ये क्या लिख दिया मैंने, जावा। तो एक एक करके देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे पहला एरर, कंस्ट्रक्टर सेविंग अकाउंट इन क्लास सेविंग अकाउंट कैन नॉट बी अप्लाइड टू गिवन टाइप। इसने बोला कि रिक्वायरमेंट में कोई आर्गूमेंट्स नहीं चाहिए, लेकिन फाउंड हमें मिले कि हमें 4 इन्होंने दिए। ओके,
तो कंस्ट्रक्टर की दिक्कत है सारी की सारी, 4 नहीं मांग रहा है। तो मतलब क्या है इसका मतलब तो साफ है कि जो अकाउंट से वेरिएबल हमें मिले थे उनको इनिशियलाइज तो नहीं किया जा सकता, मतलब इस तरीके से जिस तरीके से मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कैसे होगा अगर तो यहाँ पे लाइफ सेवियर देखो, जब भी इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म का पाप का घड़ा बढ़ जाता है तो जावा दिस और सुपर 2 कीवर्ड के रूप में अवतार लेता है हमें बचाने के लिए। तो यहाँ पे हमें बचाएगा सुपर कीवर्ड। मैंने आपको पहले ही बोला जावा के कई कीवर्ड्स हैं जिनमें से एक कीवर्ड अब ये है सुपर कीवर्ड। इसका रोल क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, मैंने इसकी ज़रूरत पड़ी तभी इसको मैंने इंट्रोड्यूस किया है। अब ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम ये हो चुकी है कि हमने सेविंग अकाउंट को मतलब इससे एक्सटेंड तो कर दिया अकाउंट क्लास को, ठीक है, बट उसके जो वेरिएबल्स हैं उनको कैसे उसको इनिशियलाइज करूँ, कैसे पहुँचूँ। और ऑब्जेक्ट बनाते समय इनिशियलाइजेशन तो कंस्ट्रक्टर से होता है और अकाउंट क्लास में कंस्ट्रक्टर तो है बट वो कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हो रहा है क्योंकि सेविंग अकाउंट का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। तो करना मुझे ये पड़ेगा कि अकाउंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ेगा। तो अकाउंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे करूँ? क्या अकाउंट क्लास तो वो तो एक तरीका कि अकाउंट का ऑब्जेक्ट बनाऊँ, बट अगेन यार अकाउंट का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना ना, मुझे सेविंग अकाउंट का ऑब्जेक्ट बनाना था। अगर मैंने अकाउंट का ऑब्जेक्ट बना लिया तो फिर अकाउंट का जो मेथड है डिपॉजिट और विड्रॉ वो ही एक्सेस हो पाएगा ना। सेविंग अकाउंट का स्पेशल विड्रॉ मेथड है वो एक्सेस करना है, उसी के लिए तो सेविंग अकाउंट डेटा टाइप बनाया है, कस्टम क्लास बनाई है। तो इसका ऑब्जेक्ट बनाना है और इसका ऑब्जेक्ट बनाना है तो इसका कंस्ट्रक्टर ही कॉल होगा बट मुझे उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। तो कैसे? तो यहाँ पे सुपर कीवर्ड काम आता है ब्रो। देखो कैसे, सबसे पहले तो मैं इसका कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ सेविंग अकाउंट, और इसमें जाहिर सी बात है वो 4 पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स मैं यहाँ पे लिस्ट में डाल देता हूँ कि स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग टाइप, स्ट्रिंग नेम और टाइप नेम एंड नंबर था फिर उसके बाद शायद, है ना, स्ट्रिंग नंबर और लास्ट में अमाउंट जो कि इंटीजर था। ये सब कुछ अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इस कंस्ट्रक्टर में मेरे पास ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। नाउ व्हाट मैं क्या करना चाहता हूँ कि अब भैया ठीक है हमारे पास सब आ चुका है। अब समहाउ मैं इस अकाउंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करना चाहता हूँ और मेरे पास उस कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए 4 पैरामीटर की जरूरत थी, वो 4 पैरामीटर इस वाले कंस्ट्रक्टर के पास ऑलरेडी हैं। तो जब भी ऐसा केस आए, जब आपको आपकी जो चाइल्ड क्लास है उस क्लास के कंस्ट्रक्टर से आपको अपनी पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना हो तो आप उस यूज़ करेंगे सिंटैक्स। ये देखो सिंटैक्स देख लो, आप लिखेंगे सुपर डॉट सॉरी डॉट नहीं, सुपर एंड 2 ब्रैकेट्स और दैट्स इट, बस इतना ही। और जो भी देना है दे दो, कंस्ट्रक्टर के पास चला जाएगा, मतलब जो भी कंस्ट्रक्टर में देना है दे डालो भाई। बहुत सिंपल है कि नहीं? एंड आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए आपको। तो यहाँ से ये जो मैं सुपर कॉल कर रहा हूँ ये सुपर मेथड होगा। तो कहाँ पे थे हम? कोई ना कोई आ गया था यार, सॉरी। सो जैसे कि हमने कहा कि सुपर मेथड कॉल करना पड़ता है। बेसिकली आपको लग रहा होगा कि ये कोई मेथड है जिसका नाम सुपर है, बट ऐसा नहीं है। सुपर कीवर्ड है ये, और इससे 2 ब्रैकेट लगाते हैं तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। और अगर वो आपको जो सुपर क्लास, मैंने आपको बताया था सुपर क्लास भी बोलते हैं आपकी पेरेंट क्लास को, तो उसके कंस्ट्रक्टर में अगर कोई आर्गूमेंट वो ले रहा है तो आर्गूमेंट में यहाँ पास करा देते हैं, और नहीं ले रहा तो फिर नहीं कराते हैं, सिंपल। ओके, तो क्या कोड अब कंपाइल हो जाएगा? आई डोंट नो, आप बताओ। नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, एरर आएगा आखिरकार। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कोड तो कंपाइल हो गया। ओके, कोड कंपाइल हो गया है। ये क्या खोल लिया यार, main.py
जावा, चलो देखो ओके। तो करंट, अब तो करंट अकाउंट का भी यही सीन होगा अगर उसमें भी, तो वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, वो आप खुद से प्रैक्टिस करना। कोई इतना ह्यूज कोड तो लिखा नहीं है जो आप लिख नहीं पाओगे। और अगर आपको इसमें भी आलस आ रहा है, अगर आपने मुझसे इसमें भी बोला कि सर या ब्रो मुझे ये कोड जो आपने लिखा है मुझे दे दो प्रैक्टिस के लिए, तो बता रहा हूँ मैं धक्के मार कर आपको निकाल दूँगा। वैसे कहाँ से निकालूँगा, कहाँ से निकालूँगा पता नहीं, कहीं कहीं से भी निकाल दूँगा। चलो मैं नहीं निकालूंगा, लेकिन आपकी किस्मत आपको निकाल लेगी, मैं बता रहा हूँ। तो ऐसा मत करना गलती से भी, मुझसे मत मांगना ये कोड। इतना कुछ बड़ा कोड नहीं लिखा है मैंने, 2-3 फाइलें बनाई है, छोटा छोटा लिखा है। और तो उसमें आलस आ रहा है तो भाई क्या करोगे तुम, हैं? इतने में आलस आ गया, कुछ रियल बनाओगे ना तो फिर तो तुम पता नहीं क्या करोगे तुम, अगर तुम्हें यही बहुत बड़ा कोड लग रहा होगा तो। ओके, तो हमने बना लिया। मैं एक्सेस करके देखता हूँ, देखते हैं क्या होता है। सिस्टम डॉट आउट, कुछ वैल्यूज प्रिंट करते हैं, लेट्स सी कि इट्स वर्किंग और नॉट। तो सेविंग अकाउंट जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इसमें मैं इसका माल पानी एक्सेस कर सकता हूँ। और माल पानी लाइक नेम है ना, किसके नाम से है ये। और सिमिलरली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और सेविंग और क्या चीज़ मैं देख सकता हूँ, अमाउंट, बस इतना ही, और कुछ मत देखो। फॉर द टेस्टिंग पर्पस कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं, क्या वैल्यू सेट हुई थी या नहीं, देखते हैं क्या होता है। जो ओके जस्ट रन करना है। देखो आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। और जब मेन डॉट क्लास फाइल बन गई, यहाँ पे सेविंग डॉट अकाउंट जो हमारी जावा फाइल थी ऑटोमेटिकली कंपाइल कर दी कंपाइलर ने। करंट डायरेक्टरी में देखा इसने, दरअसल मेन डॉट जावा में इसने देखा कि एक सेविंग अकाउंट नाम का एक क्लास यूज़ की गई है, तो उसने करंट डायरेक्टरी में देखा क्या सेविंग अकाउंट नाम की क्लास है तो थी, तो ऑटोमेटिकली इसने उसको कंपाइल कर दिया। तो आपको अपने खुद से कंपाइल कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी इसमें, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली कंपाइलर इतना तो समझदार बनाया गया है। तो आप देख सकते हो लोकेश और 5000, मतलब कोड सही काम करा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें हुई नहीं। अब बात यहाँ पे ये आती है कि क्या विड्रॉल डिपॉजिट फंक्शन सही काम कर रहे हैं जो ओवरराइड किया था। मतलब सेविंग अकाउंट में अगर मैं विड्रॉ करता हूँ तो 5 रुपये का चार्ज मैंने लगाया है, यानी कि 5000। अगर मैं 1000 विड्रॉ करता हूँ तो जो रेस्ट अमाउंट बचना चाहिए वो 3995 रुपये, यानी कि 3995 रुपीज़ बचना चाहिए। अगर मैं 1000 निकालता हूँ तो, सॉरी 5000 है, 2000 निकालता हूँ तो नहीं, एक मिनट कैलकुलेशन मिस्टेक करो, 1000 है ना, हाँ 1000 बिल्कुल। अगर मैं 1000 निकालता हूँ तो चलो मैं करके देख ही लेते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेविंग अकाउंट विड्रॉ कर रहा हूँ, विड्रॉ कर रहा हूँ। एंड विड्रॉ में अमाउंट डालना पड़ता है, कितना विड्रॉ करना है आपको। मैं 1000 रुपये विड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, विड्रॉ करने के बाद अमाउंट क्या है, इसको करो कॉपी, यहाँ कर दो इसको पेस्ट। अब विड्रॉ करने के बाद अमाउंट मैं दोबारा से प्रिंट करा रहा हूँ। लेट्स सी कि अमाउंट में चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए। अरे तेरी क्या हो रहा है सेव, अबे यार कैसी बात है। ओके रन करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो 5000 में से 1000 का 4000 बचे, बट वहाँ पे चार्जेस वाला जो ओवरहेड मेथड है सेविंग अकाउंट में वो कॉल हुआ था, ना कि अकाउंट क्लास का और जो मेथड ओरिजिनल है वो कॉल नहीं हुआ, बल्कि उसका मॉडिफाइड वर्जन जो ओवरराइड किया था मैंने अपने सेविंग अकाउंट में एक्सटेंड करके। देख पा रहे हो ना, मज़ा आ रहा है कि नहीं बताओ। ओरिजिनल जब आप कुछ बनाओगे इस तरीके से ही बनाना है आपको, हर चीज़ की क्लास बनाना, और हमेशा कुछ इस तरीके से सोचना कि उस क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं क्या, उसका कोड रीयूज़ कर सकते हैं क्या। और कभी सुनो, और एक बात और ध्यान रखो, प्रोग्रामिंग करते समय जब आप कुछ कोड राइट करते हो और अगर आपने ये पाया, आपने अगर कोई पीस ऑफ कोड लिखा है और अगर आपने पूरी जब कोड लिख रहे हो उस टाइम फ्रेम में अगर आपने ये महसूस किया कि मैंने ये कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है,
यानी कि कुछ लाइंस ऑफ कोड आपने लिखी 5-6 लाइंस, और आपने कोड लिखते समय आपने कुछ फ्यूचर में देखा कि यार ये 4-5 लाइन कोड जो है मैं दोबारा लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, तो यूँ समझ लेना वहीं पे आप गलत हो। आपको दोबारा से कोड का स्ट्रक्चर कंसिडर करने की ज़रूरत है। आपने कोडिंग का स्ट्रक्चर को गलत लिया है, आपका आइडिया गलत है। आपका आइडिया अगर सही भी है तो उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका गलत है। बिकॉज प्रोग्रामर्स में क्या होता है कि कोड जब आप लिखते हैं कभी भी कोड को रिपीट नहीं करना होता है, और अगर आप कोड को रिपीट कर रहे हो तो यानी कि लाइन्स ऑफ कोड तो बढ़ ही रहा है, प्लस ये गलत बात है। तो कभी भी कोड रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो आपको अपनी अप्रोच पर दोबारा से विचार करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो कभी भी कोड रिपीट नहीं करना है, कोड को रीयूज़ करना है अगर वो कोड दोबारा से कहीं यूज़ हो भी रहा है तो, ठीक है। तो करंट अकाउंट वाला मैं आप पे छोड़ता हूँ, उसको आप देखना कैसे आप उसको फिक्स करोगे, कंस्ट्रक्टर उसमें कैसे डालना है, कैसे करना है। ओके राइट। तो हमने बात करी इनहेरिटेंस की। अब इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है इनहेरिटेंस में बताने के लिए क्रैश कोर्स के अंदर वैसे तो। और वैसे इनहेरिटेंस के टाइप होते हैं बट वी डोंट केयर अबाउट इट हेयर, ठीक है। वी आर डूइंग अ क्रैश कोर्स तो उसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे कुछ भी। तो अब बात आती है पॉलीमॉर्फिज्म की। और पॉलीमॉर्फिज्म जैसे अभी मैंने बीच में बताया क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म यही दरअसल उसका मतलब इतना ही है कि हम जावा में जो ऑलरेडी पहले से ही एक्शंस हैं, लाइक विड्रॉ एक एक्शन था, बेसिकली मेथड है। तो भाई कहाँ पे थे यार, कोई ना कोई आ जाता है, सॉरी ब्रो, सॉरी गाइस। ओ भाई क्या हो रहा। हाँ तो कहाँ पे थे, तो इनहेरिटेंस हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म की बात कर रहे हैं। अच्छा सुनो, मैं बच्चों वाली चीज़ें पहले बता रहा हूँ, बच्चों वाली चीज़ों में मैं इंटरेस्ट नहीं रखता। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, पैलिंड्रोम नंबर्स, ये फलाना ठिकाना, इस सब के प्रोग्राम्स जावा के लिखवा के आपको जावा क्रैश कोर्स ख़त्म नहीं करने वाला हूँ मैं, राइट, ठीक है। तो इतना तो मुझ पर बिलीव रखना। मेरे चैनल पे हो आप, एडवांस स्टफ ही देता हूँ मैं, ठीक है। कुछ बच्चों वाली चीज़ें नहीं करके दिखाऊँगा मैं जो सारे करते हैं। अब वैसे जावा आनी भी नहीं है, पैलिंड्रोम चेक करके और प्राइम नंबर चेक करके, ठीक है। हर लैंग्वेज में पता नहीं यही एग्जाम्पल्स क्यों ठोस देते हैं। मैं चाहता हूँ रियल वर्ल्ड बताओ ना बंदों को, ताकि वो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनाए तो उनको मन में एक एग्जाम्पल सेट हो सके ना। तो इसलिए जब मेरे मतलब जब जावा क्रैश कोर्स ख़त्म हो जाएगा, यानी कि जो कंसेप्ट मैंने लिखे हैं पेपर पे, कॉपी पे, वो सारे मैं कवर कर दूंगा। उसके बाद 1.5-2 घंटे अलग से सिर्फ और सिर्फ आपको मैं दूंगा 1 या 2 प्रोजेक्ट बनाऊंगा आपके लाइव से मेरा मतलब है वीडियो पर, मतलब लाइव नहीं आऊँगा, वीडियो बनाऊंगा, रिकॉर्ड करूंगा, एक कुछ भी बनाऊंगा लेकिन इंटरेस्टिंग होगा। इतनी गारंटी मैं आपको देता हूँ, मतलब काम की चीज़ होगी। और जब भी कुछ भी लैंग्वेज में आप काम की चीज़ बनाते हैं तो बड़ा ही मज़ा आता है, क्योंकि उसमें जाहिर सी बात है कोड तो लिखना ही पड़ेगा। काम की चीज़ बनाओगे तो वही, हम बच्चों वाली कैलकुलेटर बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं वो बना के दिखाऊंगा जावा में, ताकि आपकी पकड़ अच्छी हो जाए। फिर खुद से एक आधा प्रोजेक्ट आप बना लेना तो मज़ा आ जाएगा। उसके बाद आप एंड्रॉयड में कदम रख सकते हो मेरी सीरीज़ देखकर। हाँ तो ब्रो चलो, वी आर डन विद इनहेरिटेंस। पॉलीमॉर्फिज्म में भी मैंने आपको बता ही दिया है क्या होता है। जो पहले से एग्जिस्टेड मेथड्स हैं उन्हीं को नया रूप देना, उनको रीयूज़ करना, मॉडिफाई करना, दैट इज़ अ पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब एक ही चीज़ के कई रूप बना देना। मतलब यूँ समझ लो भगवान के कई अवतार हैं, हर अवतार का अलग रोल है, लेकिन भगवान तो एक ही है ना, हैं, बात समझ रहे हो। मतलब गॉड जी तो एक ही हैं, उनके कई अवतार हैं, हर अवतार का अलग रूप इसलिए था क्योंकि उनका पर्पस अलग था। हर पर्पस के लिए अलग अवतार उन्होंने लिया, लेकिन गॉड सोर्स एक ही है। दैट इज़ कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म यार। यही तो पॉलीमॉर्फिज्म है, रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ। मुझे नहीं पता भगवान है या नहीं, तो तब भी अगर हैं, कहानियाँ अगर सच हैं, कोई बात नहीं, मान लेते हैं, क्या हो गया। तो यही पॉलीमॉर्फिज्म है जावा में। सिमिलरली अगर हम किसी भी कोड को दोबारा से मॉडिफाई करके उसको रीयूज़ कर रहे हैं विदाउट रिपीटिंग इट, हम क्या कर रहे हैं, हम पॉलीमॉर्फिज्म ही कर रहे हैं। और ये पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करना 2 तरीके से होता है, मेथड ओवरराइडिंग और मेथड ओवरलोडिंग से। व्हाट इज मेथड ओवरराइडिंग तो अभी देख ही लिया आपने जो हमने किया, बट मेथड ओवरलोडिंग क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इसी में बड़ा छोटा सा कंसेप्ट है मेथड ओवरलोडिंग, तो उसमें जो उसके लिए स्पेशल से नहीं मैं कुछ कर रहा हूँ। देखो मान लो सेविंग अकाउंट में चलते हैं। सेविंग अकाउंट, अरे सॉरी 2 फाइल बन गई है ना।
मुझे लगा एक ही है तो ठीक है। ओके, सो यहाँ पे एक नया मेथड, अगर मैं इसका ओरिजिनल मेथड बनाता हूँ। अच्छा एक बात और सुनो, मेथड ओवरराइडिंग, थोड़ा सा रुको रुको रुको, एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गया आपको, इम्पोर्टेंट बात है। मेथड ओवरराइडिंग की बात जब छिड़ी है, ओवरलोडिंग नहीं ओवरराइडिंग, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, मेथड ओवरराइडिंग और मेथड ओवरलोडिंग। ओवरराइडिंग तो ये हुआ। अच्छा सुनो, एक एनोटेशन है, देखो मेथड ओवरराइडिंग के मैंने काफ़ी अच्छा लिखा था यहाँ पे एक पोस्ट, तो इसको मैं पढ़ता हूँ पहले थोड़ा सा, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझसे एक चीज़ छूट गई बताने के लिए। देखो एक्चुअली वही बात जो हमने करी वो सब मैंने यहाँ लिखा हुआ, ठीक है ठीक है, ये एग्जांपल मैंने दे दिया यहाँ पे। ओके, एक चीज़ देख रहे हो यहाँ पे, इस एग्जांपल में एक क्लास है ह्यूमन, उसमें एक मेथड है स्टेटस, पब्लिक है। आप इसको लिखो ना लिखो कोई बात नहीं अभी, क्योंकि इस पर हम आए नहीं तो इस पर बात करने की ज़रूरत भी नहीं। इतना जान लो, वर्ड तो है, रिटर्न टाइप है, स्टेटस मेथड है, इसके अंदर एक कोड लिखा हुआ है। एक बॉय क्लास बनाई मैंने, ठीक है, और अच्छा एक चीज़ तो रह ही गई यार, यहाँ पे मैंने लिखना तो भूल ही गया, बॉय एक्सटेंड ह्यूमन, तो ये मिस्टेक हो गई है ना, सॉरी, चलो कोई बात नहीं, आप देख लेना। यहाँ क्लास बॉय एक्सटेंड्स ह्यूमन भी होगा लिखा हुआ, वो मैं भूल गया लिखना, ठीक है। तो ह्यूमन, तो यहाँ पे मैं स्टेटस, जो इसका स्टेटस मेथड है ओरिजिनल, उसको ओवरराइड कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने एक नया, आप लाइन देख रहे हो, ये @ ओवरराइड लिखा हुआ है। दरअसल जावा में इस तरह की कई एनोटेशंस हैं, यूँ समझ लो कंपाइलर को कुछ पहले से ही जानकारी हम दे सकते हैं एनोटेशन की मदद से। हालांकि एनोटेशन के बारे में ज़्यादा जानकारी अभी ज़रूरत नहीं है आपको, अभी उस लेवल पे नहीं हो आप। इतना जान लो कि ये लाइन, ठीक, आप उसको, ये लाइन आपको हमेशा लिखनी है जब भी आप किसी मेथड को ओवरराइड करोगे। और इसके ना लिखने से क्या होता है, और इसको लिखें या ना लिखें क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है कोड पे, वो भी मैंने यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि वाई @ ओवरराइड, मतलब क्यों उस मेथड को, जब मैं जिस मेथड को ओवरराइड कर रहा हूँ उससे ठीक ऊपर वाली लाइन में मैंने क्यों @ ओवरराइड लिखा है। मतलब कि मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब मैं यहाँ पे ओवरराइड लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से, ये करने को मैं बोल रहा हूँ, और ऐसा क्यों है, वापस चलते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स मैंने बताया था कि ध्यान रहे कि जब पेरेंट क्लास के किसी मेथड को ओवरराइड करते हैं हम, तो तब आप उसके एक्सेस मॉडिफायर को मोर रिस्ट्रिक्टेड नहीं कर सकते। अब मैंने एक्सेस मॉडिफायर्स तो आपको बताया ही नहीं है, ठीक है, तो बस इतना जान लो कि अगर कोई मेथड प्रोटेक्टेड मैंने बनाया था, तो चाइल्ड क्लास में मैं उस मेथड को प्राइवेट नहीं बना सकता। या तो आप प्रोटेक्टेड ही रखें उसको, या उसको पब्लिक बना दें, प्राइवेट नहीं कर सकते, यानी कि प्रोटेक्ट, ठीक है। और अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की और अगर आपने ओवरराइड लगाना भूल गए तो कोड कंपाइल हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा आपने कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी है। मतलब आपने अब मेथड को ओवरराइड नहीं किया है और नया मेथड बना डाला। मैं बताता हूँ, देखो एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँगी। देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, अगर आपने @ ओवरराइड हटा दिया, ठीक है, अगर आपने ओवरराइड ये लाइन नहीं लिखी और मैं, ठीक है, तो कोड कंपाइल हो जाएगा इवन विद प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर। पता है क्यों? क्योंकि इस बार जब आपने ओवरराइड लगाता है, मैंने जो लिखा है वही पढ़ता हूँ। इट्स बिकॉज जब हम ओवरराइड लगाते हैं तब कंपाइलर को ये पता चल जाता है कि इसके बाद जो मेथड आएगा वो 100% पेरेंट क्लास का मेथड है जिसे यहाँ ओवरराइड किया गया है। बट जब हम ऐसा नहीं करते तब कंपाइलर को ये पता नहीं चलेगा कि जो स्टेटस पेरेंट क्लास का है, ठीक है, उसको ये पता नहीं चलेगा ये स्टेटस पेरेंट क्लास का, और इसलिए कंपाइलर कोड को कंपाइल कर देगा। बिकॉज उससे वो तो ये समझेगा कि ये जो स्टेटस मेथड है चाइल्ड क्लास का अपना खुद का मेथड है। वेल हम मोर रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं हो सकते, बट क्या लेस रिस्ट्रिक्टेड हो सकते हैं? यस, हम प्रोटेक्टेड से पब्लिक कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मेथड को ओवरराइड करते समय ये ध्यान रहे कि उसका नाम और नंबर ऑफ पैरामीटर्स, डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर्स एंड सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर्स, ये सारी चीज़ें सेम होनी चाहिए। यानी कि सिर्फ उसका बॉडी पार्ट ही डिफरेंट होगा, उसकी बॉडी, मेथड की बॉडी ही डिफरेंट होगी, यानी कि जो कर्ली ब्रेसेस के बीच में जो कोड होता है बस वो ही डिफरेंट हो सकता है, बाकी सारी चीज़ सेम होनी चाहिए। एंड हम अपने ओवरराइड मेथड के इनसाइड से पेरेंट क्लास के ओरिजिनल मेथड को कॉल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सुपर डॉट, उसके बाद जो आप मेथड का नाम दोगे ये मेथड आपका पेरेंट क्लास के मेथड से कॉल हो जाएगा। कुछ नई बातें जानने को मिल गई।
मैं भाई आप सब भी कह रहा हूँ, ये मैंने बहुत अच्छा लिखा था, हालांकि बहुत कम है, लेकिन जितना लिखा है बड़ा ही मज़ा प्रिसाइज लिखा है। आप इसको पढ़ना ज़रूर। जितने भी इसमें टॉपिक्स हैं मैंने बड़ी हिंदी में और बड़े ही लेमैन लैंग्वेज में समझा है। तो अभी आपको पता चला कि ओवरराइड क्यों लगाना चाहिए। ओवरराइड लगाना एक बेस्ट प्रैक्टिस है, क्योंकि इससे कंपाइलर को पता चल जाता है कि ये मेथड है ओवररिडन मेथड है। क्योंकि अगर आपने गलती से उस ओवरराइडन मेथड में कुछ मिस्टेक कर दी तो कंपाइलर आपको वार्निंग दे देगा। वार्निंग क्या मतलब, बोल देगा कि भाई सुनो, ये जो मेथड है ओवरराइड करा, आपने मिस्टेक कर दी। मैं इसको एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ओवरराइड ना लगाऊँ और मैंने मेथड ओवरराइड कर रहा हूँ, ये तो मुझे पता है, बट अभी मैंने कंपाइलर को नहीं बताया, तो होगा ये कि अगर मैंने कोई मिस्टेक कर दी, जो कि मैंने आपको बताया मेथड ओवरराइडिंग करने के लिए आपका मेथड नेम सेम होना चाहिए, रिटर्न टाइप सेम होना चाहिए, उसके आर्गूमेंट और नंबर्स ऑफ आर्गूमेंट्स और टाइप ऑफ आर्गूमेंट भी सेम ही होना चाहिए। मान लो अमाउंट फ्लोट हो गया, तो मुझसे मिस्टेक हो गई, तो मान लो गलती से फ्लोट कर दिया मैंने, नाउ व्हाट, क्या कोड कंपाइल होगा? ये जानने के लिए बस सीधा सीधा आपको जावा सी करना पड़ेगा। क्या कोड कंपाइल होगा? अच्छा, यहाँ पे तो ठीक है, ये तो कोड कंपाइल नहीं हुआ। चलो मैं एक अच्छा केस बनाता हूँ। ठीक है, मान लो ये तो फ्लोट हो गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे इनकम्पेटिबल टाइप्स हो गया, वो तो इंटीजर के टाइप से हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको इंटर रहने देते हैं। मैं यहाँ पे कुछ और चेंज कर देता हूँ। लो, यहाँ पे नया ही वेरिएबल डाल देता हूँ, कुछ टेम्परेरी। क्या कोड कंपाइल होगा? बताओ, होगा या नहीं होगा? हो गया। बट ऐसा क्यों? मैंने बोला ये ओवरराइड, तो मतलब क्या मेथड ओवरराइड किया हुआ है मैंने, उसके बाद भी कोड कंपाइल हो गया? जी हाँ, क्योंकि कंपाइलर को नहीं पता ना ये आपने मेथड ओवरराइड किया। अब उसके नज़र में ये एक ऑर्डिनरी मेथड है, ये ओरिजिनल मेथड है जो कि आपकी इस क्लास का है। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन अगर अगर मैं कंपाइलर को एडवांस में बता दूं कि जो मेथड है वो ओवररिडन है, मतलब कि इसकी पेरेंट क्लास में ओरिजिनल मेथड मौजूद है, उसको मैं यहाँ मॉडिफाई कर रहा हूँ, देन व्हाट विल हैपन? क्या कोड अब भी कंपाइल होगा? जी नहीं। यहाँ पे देखो, मेथड डज नॉट ओवरराइड और इम्प्लीमेंट अ मेथड फ्रॉम सुपर टाइप। ये बोल रहा है कि आपने ओवरराइड तो लगा दिया, बट इसके बाद जो आपने मेथड लगाया है वो ओवररिडन मेथड तो नहीं है। तो प्लीज़ इसको करेक्ट करें। तो समझ रहे हैं, हमेशा ओवरराइड मेथड करने से पहले उसके पहले ये @ ओवरराइड लिखें। ओ कैपिटल में है, बाकी सब स्मॉल में। इससे अगर गलती से भी आपसे गलती हो जाए ओवरराइड करते समय इनकी पैरामीटर लिस्ट में या डेटा टाइप्स में, तो तो इससे क्या हो कि आपका साइलेंटली जो जावा है कंपाइलर, वो आपका कोड साइलेंटली कंपाइल ना करे, बल्कि आपको एरर दे दे और आप इसको करेक्ट कर लें। और अभी अगर मैं ओवरराइड ना लगाऊं तो साइलेंटली, तो ये तो कंपाइल हो जाता और इन फ्यूचर मेरा सर दर्द बनता, क्योंकि क्लाइंट फिर मुझसे बोलता कि यार कोड एक्सपेक्टेड जो कोड आपका अजीब सा रन कर रहा है, और मैं भी डीबग करते करते थक जाता कि यार, क्योंकि अगर बहुत बड़ा कोड होता तो फिर दिक्कत होती मुझे ये ढूंढने में कि मुझसे मिस्टेक, जो सिली मिस्टेक हुई है वो कहाँ हुई। तो आई होप इट्स क्लियर मेथड ओवरराइडिंग। अच्छा, मेथड ओवरलोडिंग क्या है, थोड़ा सा थ्योरी पार्ट बताते हैं पहले। इसमें मेथड ओवरलोडिंग का भी यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो। हाँ, तो लड़कों लड़की हूँ, अब टाइम आएगा कि हम मेथड ओवरलोडिंग के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। देखो, जब हम एक ही क्लास में सेम नेम से, बात समझ रहे हो, एक ही क्लास में सेम नेम से मल्टीपल मेथड्स क्रिएट करते हैं तो उसे ही मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं। यस, सेम नेम से मल्टीपल मेथड्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट विद सेम कुछ कंडीशंस के साथ। और वो कंडीशंस क्या हैं ये भी जान लो। पहली कंडीशन ये है कि सेम नेम वाले मेथड्स का रिटर्न टाइप हमेशा सेम होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, उनकी आर्गूमेंट लिस्ट सेम ना हो। अब ये कई देखो क्या बोल रहा है कि उनकी आर्गूमेंट लिस्ट सेम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ कई बातें हैं जो क्लियर कर लो। यहाँ पे कुछ केसेस हैं। मान लो फर्स्ट मेथड 2 आर्गूमेंट्स लेता है, तो उसका ओवरलोडेड वर्जन ओनली तभी 2 आर्गूमेंट्स ले सकता है जब उसके आर्गूमेंट्स का डेटा टाइप अलग हो, यानी कि समहाउ उन दोनों मेथड को डिफरेंशिएट तो किया जा सके। समझ रहे हो? यहाँ पे देखो 2 लॉग नाम से मेथड है, एक में और दोनों ही 2 वो मतलब दोनों के नंबर ऑफ पैरामीटर्स 2 हैं, लेकिन ये कोड कंपाइल होगा या नहीं? हो जाएगा, क्योंकि इनके डेटा टाइप्स अलग हैं। तो अभी मैंने बोला था कि
कि उनकी आर्गूमेंट लिस्ट सेम ना हो। से मेरा मतलब ये नहीं था कि उनके नंबर ऑफ आर्गूमेंट सेम नहीं हो सकते, नंबर ऑफ आर्गूमेंट सेम हो सकते हैं, बशर्ते कि उनके डेटा टाइप्स भी चेंज हो जाएं, ठीक है। यानी कि अगर पहला स्ट्रिंग है और इसका दूसरा भी स्ट्रिंग है, तो उसका जो एक और ओवरलोडेड वर्जन है लॉग नाम से, उसमें क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि भाई नंबर ऑफ आर्गूमेंट 2 ही रहें, तो आपको थोड़ा कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। या तो पहला वाला इंटीजर रख दो, कुछ भी कर दो, मतलब डेटा टाइप सेम ना हो। यानी कि इसका अगर पहला स्ट्रिंग है और इसका दूसरा स्ट्रिंग है और इसका भी पहला दूसरा स्ट्रिंग ही है, तो कोड कंपाइल नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको एक इनवैलिड एग्जांपल दे रहा हूँ, ये रहा, ये लॉग, ये रहा। आप अगर आपका एक वर्जन ये है और दूसरा वर्जन भी आपने ऐसे ही बना दिया, तो गए आप, ठीक है। इट विल थ्रो कंपाइल टाइम एरर बिकॉज ओवरलोडेड मेथड में आर्गूमेंट के नंबर भी सेम है और टाइप भी, तो दोनों ही चीज़ एक ही साथ नहीं हो सकती। अगर आर्गूमेंट के नंबर सेम है तो टाइप अलग होनी चाहिए, समझ रहे हो। बाकी अगर आर्गूमेंट के नंबर ही अलग है तो टाइप सेम हो सकते हैं। और देखो, अगर हम सीक्वेंस ऑफ आर्गूमेंट चेंज कर दें तब हम सेम नंबर ऑफ आर्गूमेंट से डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। ये क्या बोल रहा है, अगर सीक्वेंस चेंज हो जाए तब भी काम चल जाएगा। यानी कि अगर आर्गूमेंट ऑफ नंबर्स, यानी कि नंबर ऑफ आर्गूमेंट सेम है, डेटा टाइप भी सेम है, लेकिन सीक्वेंस अलग है, तो काम चल जाएगा। यानी कि अगर एक लॉग है जिसमें पहले इंटीजर और दूसरे में स्ट्रिंग जा रहा है, तो मैं एक ओवरलोड बना सकता हूँ जिसमें पहले में स्ट्रिंग और दूसरे में इंटीजर जाए। देखो, नंबर ऑफ आर्गूमेंट सेम है, डेटा टाइप भी सेम है, सीक्वेंस अलग है बस, तो ये भी चल जाएगा काम यहाँ पे। तो ये है ओवरलोडेड मेथड। चलो बनाते हैं ओवरलोडेड मेथड्स। तो यहाँ पे मैंने 2 नए मेथड ऐड करे हैं, ऐड लोन नाम सेम, रिटर्न टाइम सेम, समझ जाओ मतलब कि मैंने ऐड लोन मेथड को ओवरलोड करा है यहाँ पे। पहला क्यों ओवरलोड की जरूरत पड़ती है, देखो एक सिनेरियो देख लो आप खुद ही। मान लो एक लोन लिया जा रहा है, हमें अमाउंट की ज़रूरत है, मान लो एक लोन है गरीबों के लिए, एक फैसिलिटी है, इसमें कोई रेट इंटरेस्ट रेट नहीं, प्रिंसिपल नहीं, कुछ भी, सीधा चुपचाप लोन लो और जब पैसा हो दे दो। इस केस में लोन लेने के लिए बस आप अमाउंट बताओ, लोन मिल जाएगा। तो इस केस में सीधा अमाउंट डालो, टेकिंग लोन विदाउट इंटरेस्ट, मज़ा आ गए। बट एक कुछ सेविंग अकाउंट में कुछ गरीबों से थोड़े ऊपर वाले रेखा के बंदे हैं, उनके लिए एक अलग से मेथड है ऐड लोन, जिसमें 2 चीज़ें जाएंगी, अमाउंट और उन पर लगेगा थोड़ा सा इंटरेस्ट ऑफ रेट, तो वहाँ पे रेट भी जाएगा, ठीक है। तो टेकिंग लोन विद इंटरेस्ट, तो कौन सा मेथड कॉल कैसे होगा ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि मेथड को कॉल करते समय आपने आर्गूमेंट्स में क्या दिया है। और जो भी आप आर्गूमेंट देंगे रन टाइम में वो मैच किया जाएगा इनसे। मतलब अगर आपने सिर्फ और सिर्फ एक इंटीजर दिया है आर्गूमेंट में, तो ये वाला में कॉल होगा। आर्गूमेंट और उसके डेटा टाइप्स मैच किए जाते हैं और जो भी मैच कर जाता है वो कॉल होता है। इस तरीके से काम होता है। तो क्यों ना देखा जाए, मेन यहाँ पे देखते हैं। तो सेविंग अकाउंट, ऐड लोन, 5,000 रुपये लोन दे दो यार, बिना इंटरेस्ट के, गरीबों के लिए। और अमीर थोड़ा सा गरीब से ऊपर उठ के तो उन पे लोन मैं 5,000 दे रहा हूँ with the rate of 5%. Let's see what will happen. Okay, Java main. तो आप देखो, टेकिंग लोन विदाउट इंटरेस्ट एंड देन टेकिंग लोन विद इंटरेस्ट, तो दोनों मेथड कॉल हुए हैं। और पता क्या चला कौन सा मेथड कॉल होगा, वो आपने जब आर्गूमेंट दिए तो उसके साथ जो भी मैच कर जाएगा फिट में बैठेगा, फिट वही कॉल हो जाएगा। तो पहले जब आपने कॉल किया तो आपने सिर्फ इंटीजर दिया, तो इन दोनों में से मैचिंग कौन कर रहा है, किसके आर्गूमेंट में सिर्फ एक इंटीजर जा रहा है, जाहिर सी बात है ये, तो ये कॉल हो गया। कि फिर किसके आर्गूमेंट में 2 इंटीजर जा रहे हैं, ये कॉल हो गया। और सिर्फ यही नहीं देखा उसने कि किसके आर्गूमेंट में 2 इंटीजर जा रहे हैं, उसने सीक्वेंस भी देखे, उसने नंबर, मतलब हर चीज़ देखनी है। सब चीज़ मैच करने के बाद ही आपका मेथड कॉल होता है। तो मेथड ओवरलोडिंग भी हो गया, ओवरराइडिंग हो गया, इनहेरिटेंस पूरा हो गया, पोमोली 4 फेज ख़त्म, कहानी हो गया। और हमारे पास 70 मिनट की वीडियो हो गई है, मैं 90 मिनट तक का अफोर्ड कर सकता हूँ, तो 20 मिनट है। फटाफट देखते हैं आगे का टॉपिक क्या है। तो यहाँ पे एरेज सुपर कीवर्ड हो गया, ये हो गया दिस। अच्छा, दिस नहीं बताया ना, राइट, चलो दिस में ज़्यादा नहीं है, दिस का पढ़ ले। तो दिस के बारे में मैंने यहाँ डिस्कस किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ थोड़ा सा, फिर एक बार देख लेंगे करके अपने कोड में कुछ चेंजेस दिस के साथ।
चलो भाई, तो आप देखते हैं कि दिस कीवर्ड क्यों और कैसे यूज़ करते हैं। देखो, एंड्रॉयड ऐप डेव बनने के लिए इस टॉपिक का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें दिस और सुपर ये दोनों ही चीज़ें काफ़ी भारी मात्रा में यूज़ होती हैं। ओके, तो मैंने आपको बताया था नेम क्लैश के केस में इसका यूज़ करते हैं। वैसे इसके और भी कई केसेस होते हैं, बट कुछ केस, एक केस ये बहुत बड़ा केस है, तो देख लेते हैं। देखो कि एक क्लास है यूज़र, जिसके दो इंस्टेंस वेरिएबल हैं, नेम और आईडी, और इसका एक कंस्ट्रक्टर है यूज़र, जिसके अंदर दो चीज़ें हैं, नेम और आईडी, ये ले रहा है। अभी देखो यहाँ पे इस यूज़र कंस्ट्रक्टर है, और है तो आखिरकार ये बाय हार्ट मेथड ही। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का ही मेथड होता है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो नेम और आईडी हैं, ये दोनों के नाम इस नेम और आईडी से क्लैश कर रहे हैं, दोनों के नाम सेम हो गए। बात समझ रहे हो? तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि अब हो ये गया कि भाई देखो, ये तो हो गए लोकल वेरिएबल्स इसके लिए, कंस्ट्रक्टर के लिए, और ये हो गए इंस्टेंस वेरिएबल। अब मैंने क्या करा, मैं तो सोच रहा हूँ कि नेम इज इक्वल टू नेम कर दूँ। मैं मन में सोच लिया कि ये जो नेम है, ये वाला नेम है, और ये वाला नेम, ये वाला नेम, मतलब ऐसा मैं मान रहा हूँ। कंपाइलर को नहीं पता, मतलब वो कोई उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो नहीं है उसके अंदर, बट AI भी होता तो भी, हाँ AI तो नहीं है कंपाइलर, राइट, कि उसको मैं वो समझ जाएगा हमारी दिल की बात। अच्छा, ये वाला नेम तो ये वाला नेम है, ये वाला नेम ये वाला नेम है, ऐसा कुछ नहीं है। वो डम्ब है, ठीक है, एक डम्ब मशीन, जिसको जितना कहा जाए उतना ही करेगा। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, तो मैंने मान लिया कि मेरा कंपाइलर बहुत स्मार्ट है भाई, वो समझ जाएगा कि इधर वाला साइड वाला नेम मेरा ये वाला नेम है, और ये वाला नेम ये वाला नेम है, तो इस वाले नेम की वैल्यू इस वाले नेम में जा रही है। तो ऐसा मैंने सोचा, लेकिन गलत सोचा। जैसे ही मैंने ऐसा करा, तो अगर मैं अब एग्जाम्पल कंपाइल करूँ तो आउटपुट क्या होगा, गैस करो। चलो तो मैं बताता हूँ, आउटपुट होगा नल, ठीक है। जैसे मैंने यूज़र डॉट नेम, यानी कि इस यूज़र क्लास के ऑब्जेक्ट से इसका इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस किया, इसकी वैल्यू को एक्सेस किया, तो नल मिली, क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्ट्रिंग की नल होती है। स्ट्रिंग की नहीं, मतलब किसी भी नॉन प्रिमिटिव की डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल होती है, समझ रहे हो। और प्रिमिटिव वालों की क्या वैल्यूज़ होती हैं, वो मैं कल बात हो गई थी। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ लोकल की तो होती ही नहीं, इंस्टेंस वालों की होती है सिर्फ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। तो अगर मैं अब एग्जाम को कंपेयर करूँ तो ठीक है, तो नल खुद ही टेस्ट करो। बट ऐसा क्यों? देखो, हमने तो नेम को इनिशियलाइज़ किया था ना, बट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कंस्ट्रक्टर में जो अपने नेम इनिशियलाइज़ हुआ था, वो नेम वेरिएबल कौन सा था? क्या वो इंस्टेंस वाला था, या स्पेशल मेथड जो कंस्ट्रक्टर कहलाता है उसका लोकल वेरिएबल था? वेल, वो लोकल वेरिएबल था, बिकॉज कंपाइलर को नहीं पता कि नेम वेरिएबल क्लास का है या नहीं। उसे ओनली इतना पता है कि नेम कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफाइंड है, तो वो उसी का होगा। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल बहुत सेम नेम से हैं। तो यहाँ पे दो सॉल्यूशंस हैं हमारे पास। तो या तो हम वेरिएबल के नाम ही चेंज कर दें, लाइक क्लास वाले वेरिएबल का सेम ही रखते हैं, बट कंस्ट्रक्टर वाले वेरिएबल का नाम हम रख देते हैं नेम कैपिटल में। तो बोथ आर डिफरेंट, बिकॉज वी नो दैट प्रोग्रामिंग में वेरिएबल नेम्स केस सेंसिटिव होते हैं। सो अब कंस्ट्रक्टर कुछ इस तरीके से दिखेगा, तो हमने फिक्स कर दिया इसको। इसे आपको फिक्स करना होमवर्क है। तो अब सेकंड वे ये है कि मैं कंपाइलर को ये बता पाऊँ कि ब्रो, इनमें से एक क्लास का वेरिएबल और एक कंस्ट्रक्टर का, और ये बताने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा दिस कीवर्ड, मतलब सॉरी, मुझे यूज़ करना पड़ेगा दिस कीवर्ड। और किस तरीके से यूज़ करते, देखो आपको करना पड़ता है दिस डॉट, उसके बाद इंस्टेंस वेरिएबल का नाम, और दैट इज़ इट। नाउ कंपाइलर को पता है दिस के साथ जो लगा पड़ा है वेरिएबल का नाम, वो इंस्टेंस वाला है, और बाकी जो विदाउट दिस है वो लोकल वाला है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि अंडर द हुड जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, तब पता क्या होता है, दिस कीवर्ड क्लास के करंट ऑब्जेक्ट से रिप्लेस हो जाएगा। जी हाँ, यानी कि अगर लाइक ये यूज़र न्यू यूज़र लोकेश, जब मैं ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो कंस्ट्रक्टर के अंदर, तो जैसे ही अबव लाइन एग्जीक्यूट होगी ना ये वाली, वैसे ही हमारा कंस्ट्रक्टर अब कुछ इस तरीके से शो होगा। पहले कंस्ट्रक्टर ऐसा दिख रहा है, मतलब आपके टेक्स्ट फॉर्मेट में, बट अंडर दी हुड आपको पता भी नहीं चलेगा। अब आपका दिस रिप्लेस हो जाएगा इस यूज़र ऑब्जेक्ट से, एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू इंस्टेंस वेरिएबल्स को तो एक्सेस कर सकते हैं ना। तो फंडा समझ रहे हो, दिस एक्चुअली दिस एक्सेस नहीं कर रहा है, कर तो एक्सेस आप किसी भी इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करने का तरीका है, अगर वो स्टैटिक ना हो तो उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू, और वही यहाँ हो रहा है। बट अब देखो, कंस्ट्रक्टर में ऑब्जेक्ट तो नहीं बना, जब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तो उस टाइम ऑब्जेक्ट तो नहीं बना होता। मतलब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, मतलब कंस्ट्रक्टर जब हम कॉल कर रहे हैं ऊपर, तो उस टाइम हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है जो वहाँ पे दे सकें, तो हम दिस दे देते हैं, लाइक इट्स लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट, कि मैंने यहाँ पे दिस दे दिया है, भैया सुनो, जब भी जावा भैया आप रन करोगे ना, तो इस दिस की जगह हमारा ऑब्जेक्ट रख दीजिएगा, और उससे हमारा इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस कर लेना। बस दैट्स इट, यही हुआ है। वैसे दिस कीवर्ड के और भी कई यूज़ केसेस हैं। पहली, कंपाइलर की कंफ्यूजन को दूर करना कि इंस्टेंस वेरिएबल कौन सा है, लोकल कौन सा है।
अब आप जिस क्लास में हैं उसी क्लास के कंस्ट्रक्टर को अगर कॉल करना हो विदाउट न्यू कीवर्ड तो आप दिस का यूज़ कर सकते हैं। ये मैं ये भी कह सकता हूँ कि आप किसी एक कंस्ट्रक्टर के इनसाइड से दूसरे कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर सकते हैं। जी हाँ, इसे कंस्ट्रक्टर चेनिंग बोलते हैं। यानी कि अगर आपके पास मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हैं, जी हाँ, मैंने बताया है शायद नहीं आपको, हमारे क्लास के मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, कितने भी। अब देखो, अभी यहाँ मैं एक और कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ डायरेक्ट विदाउट न्यू कीवर्ड विद द हेल्प ऑफ दिस माय आर्गुमेंट ऑफ सेकंड कंस्ट्रक्टर। देखो यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर तो ये है और एक कंस्ट्रक्टर ये। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है दिस, और इसी करंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। और ये सुपर की तरह नहीं है। सुपर में क्या होता, सुपर में सेम चीज़ थी, बट ये आपके करंट क्लास के पेरेंट यानी कि सुपर यानी कि उसकी बड़े पापा की क्लास के कंस्ट्रक्टर कॉल करता। बट दिस क्या कर रहा है, इसी क्लास के कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है, और पेरेंट जो आपने आर्गूमेंट दिए उसको मैच करके कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा। पहला स्ट्रिंग दूसरा भी स्ट्रिंग, उस हिसाब से ये वाला मैच हो रहा है। यहाँ पे एक और मिस्टेक मुझे दिख गई है, यहाँ पे आईडी से पहले स्ट्रिंग तो लगाना ही भूल गया। स्ट्रिंग टाइप करनी है, वो स्ट्रिंग टाइप की आईडी, तो ये आप कर लेना ठीक। ओके, तो भाई लोग यहाँ में अगर मैं न्यू यूज़र लोकेश कर रहा हूँ और क्लास में इस बार 2 कंस्ट्रक्टर हैं, तो अब पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो गैस करो कौन सा कॉल होगा। ऑफकोर्स फर्स्ट वन, बिकॉज वही है जो ओनली सिंगल पैरामीटर ले रहा है और वो भी स्ट्रिंग। तो ये मैंने किया, ठीक है, समझ रहे हो ना। और इतना ही नहीं, मैं दिस को एज अ पैरामीटर भी यूज़ कर सकता हूँ और किसी भी मेथड को, चाहे वो कंस्ट्रक्टर ही क्यों ना हो, पास कर सकता हूँ। जब आप एंड्रॉयड ऐप बनाएंगे तो ये बहुत जगह काम आने वाला है। सो इसको क्लियर कर लेना। लाइक अगर मैं यूज़र न्यू यूज़र तो किसी कंस्ट्रक्टर में दिस दे सकता हूँ, करंट यानी कि करंट क्लास का ऑब्जेक्ट भी दे सकता हूँ अगर चाहूँ तो। और ये तो दिस होगा करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफरेंस करेगा। प्रैक्टिकली हम दिस को क्यों पास करेंगे ये तो जब प्रैक्टिस करेंगे तभी समझ में आएगा। मेरे साथ बने रहो और सीखते रहो, ठीक है। हम क्यों दिस कीवर्ड मतलब दिस को यानी कि किसी भी करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को क्यों कहीं पास करेंगे, क्यों, ये तो एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग में ज़्यादा बेटर समझ में आएगा आपको। उसमें ये बहुत जगह यूज़ होता है भाई, उसमें तो बहुत यूँ समझ लो, उसमें ये यूज़ ना हो ऐसा हो नहीं सकता। अनगिनत टाइम्स यूज़ होता है उसमें, आप हमेशा दिस पास करते रहते हैं यहाँ से वहाँ। मेरा कहने का मतलब दिस पास करना यानी कि किसी भी क्लास का करंट ऑब्जेक्ट आप पास करें। चलो फिर वापस चलते हैं। यानी कि मैं अगर ऐसा कर दूं, अब मैं इस अमाउंट को हटा देता हूं। अच्छा, और क्योंकि अब मैं लोकल और उसमें इंस्टेंस में फ़र्क कर सकता हूं, राइट, इस तरीके से। विद द सेम नेम क्लैश नहीं होगा। और भी कहीं आप कुछ करना इस तरीके से जहाँ भी आपका नेम क्लैश हो रहा हो, या दिस की जो मैं बताया यूज़ केसेस हैं उससे आप यूज़ कर सकते हैं दिस कीवर्ड का। आई होप इट्स क्लियर। और अंडर द हुड दिस कीवर्ड रिप्लेस हो जाता है उसके ऑब्जेक्ट से। तो अभी हमारे पास बचे हैं 90 मिनट तक मैक्सिमम मैं वीडियो बना सकता हूँ। तो यानी कि 10-13 मिनट और हैं, तो एक एरे तो आपका थोड़ा सा निपट ही जाएगा। तो एरेज मैंने आपको आज बताना था, तो चलिए एरेज भी आप देख लेते हैं। तो एक नई क्लास बनाते हैं एरेज डॉट जावा, जिसके अंदर मैं आपको एरेज के बारे में बताने वाला हूँ। और इसमें भी एक मेथड तो होगा ही, वीडियो पॉज करके मैं वो मेथड बनाता हूँ। चलिए थोड़ा सा थ्योरी में बताता हूँ। एरे क्या है। लिटरली जावा में मैं किसी भी चीज़ का एरे बना सकता हूँ, किसी भी चीज़ का। पहली बात तो एरे है क्या। देखो रियल वर्ल्ड में क्या होता है, लाइक हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, मल्टीपल आइटम्स, लाइक बॉल्स हैं हमारे पास, मल्टीपल बॉल्स हैं। वैसे है तो सारी बॉल्स ना, बट उसमें दिक्कत क्या है कि एक बॉल लाल है, एक काली है, एक पीली है, एक हरी है, लेकिन सब में एक कॉमन बात है, सारी बॉल्स हैं, भले उनका कलर अलग हो। एंड व्हाट आई वांट टू डू कि मैं उन सबको कलेक्ट करके एक जगह रखना चाहता हूँ, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, एक बढ़िया ऑर्डरिंग। मतलब मुझे पसंद है सिस्टमैटिक ऑर्डर्स, मुझे पसंद है ऑर्डरिंग। मैं ठीक है, मैं इसी तरह का बंदा हूँ। मेरे पास इतनी सारी बॉल्स बिखरी पड़ी हैं हमारे रूम में, मैंने सबको इकट्ठे किया, एक जगह रख दिया, और इकट्ठा करके मैंने उसको एक जगह एक डब्बे में रख दिया। और वो जो डब्बा है उसी को मैंने नाम दे दिया, एक स्पेशल नाम, उसको मैं बोल रहा हूँ एरे। तो एक बार रिकॉल करते हैं, मैंने पास बॉल्स थी, सारी बॉल्स हैं, कुछ ऐसा नहीं कि एक बॉल है और एक पेंसिल एक रबड़, सारी बॉल्स।
बस कलर चेंज है, बाकी बॉल्स हैं सारी। मैंने क्या करा, उस सबको इकट्ठा किया और एक डब्बे में डाला और उस डब्बे को मैंने नाम दिया एरे। बात समझ लो, प्रोग्रामिंग में सेम हिस्सा है। प्रोग्रामिंग में भी एरे इसी काम आते हैं। सिमिलर टाइप्स की चीज़ों को इकट्ठा करके हम एक जगह रख दें तो वो एरे बन जाता है। अब इसमें बनाते कैसे, वैसे बना, ये तो थ्योरी हो गया, बनाते कैसे हैं एरे वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बताया किसी भी टाइप का एरे बना सकते हो, चाहे प्रिमिटिव हो चाहे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हो। यानी कि हमारे खुद के कस्टम डेटा टाइप्स के लिए भी एरे बनाया जा सकता है। वैसे जो सिंटैक्स है वो इस तरीके से है, टाइप, पहले आप लिखेंगे टाइप, यानी कि उसका टाइप क्या है, मतलब किस टाइप की वैल्यूज़ वो होल्ड करेगा। उसके बाद आप लिखेंगे वेरिएबल नेम, या वेरिएबल नेम से अच्छा आप लिख लो एरे नेम। आप अपने एरे को क्या नाम दोगे, हालांकि ये भी वेरिएबल ही है बट ज़्यादा अच्छा रहेगा कि एरे बोलो इसको। टाइप हो गया, एरे नेम हो गया। उसके बाद आपको ये एक डबल क्वाट्स लगाने, सॉरी ये ब्रैकेट्स लगाने होते हैं, और ये बस हो गया। लेकिन ये क्या है, तो मैं वीडियो पॉज करके लिखता हूँ ज़रा सही से। तो एरे के लिए 3 चीज़ें होती हैं हमारे पास। एरे को डिक्लेयर करना, यानी कि एरे डिक्लेरेशन, एरे कंस्ट्रक्शन एंड एरे इनिशियलाइजेशन। तो ये तीनों ही चीज़ें एक लाइन में हो सकती हैं, या इनमें से 2 चीज़ें एक लाइन में भी कर सकते हैं। चलो सारे केस देखते हैं। सबसे पहले एरे डिक्लेरेशन देखते हैं कि कैसे होता है। सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा टाइप क्या है, यानी किस तरह की टाइप, किस डेटा टाइप को ये होल्ड करेगा अपने अंदर एरे। यानी कि रियल वर्ड में कहूँ कि मेरा एरे जो है बॉल्स को होल्ड करेगा, पेंसिल्स, बॉल्स यानी सारी बॉल्स होंगी, पेंसिल यानी सारी पेंसिल्स होंगी, भले कलर अलग हो, साइज़ अलग हो, बट सारी पेंसिल्स होनी चाहिए, सारी बॉल्स होनी चाहिए। इससे ये पता चलता है कि एरे एक ही टाइप की वैल्यूज़ को लेकर सारी, भले इनके कुछ प्रॉपर्टीज़ अलग हों लेकिन वैल्यूज़ का टाइप एक ही होना चाहिए। तो चलिए एक एरे बनाते हैं, यानी कि एक एरे डिक्लेयर करते हैं। इंट टाइप मैंने बता दिया कि इंट टाइप की वैल्यूज़ लेगा। एरे का नाम मैं रख देता हूँ माई एरे, एंड सिंटैक्स के अनुसार मुझे ये रखना पड़ेगा, और बस हो गया। हमने अभी अभी एक एरे डिक्लेयर करा है। मैं कोड कंपाइल करूँगा, क्या कोड कंपाइल हो रहा है या नहीं हो रहा है ये देख लेते हैं। कुछ गलती हो तो भाई देखना पड़ेगा ना, आपको दिखा रहा हूँ मैं कुछ भी, ठीक है, अब तक सब बढ़िया, ओके। तो उसके बाद अच्छा सुनो, इसका एक और सिंटैक्स है, यानी कि अगर मैं ये लिखूँ या इसकी जगह अगर मैं ये लिखता तो भाई एक ही बात है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं है, बस लिखने में फ़र्क है, बाकी चीज़ें दोनों ही डिक्लेरेशन है एरे की। एंड आपको जावा के केस में आपको ऐसी डिक्लेरेशन मिलेगी एरेज में, तो आदत डाल लो। आप एरे बनाते समय क्या यूज़ करेंगे, इस तरीके से यूज़ करेंगे, आदत डाल लो, अच्छा रहेगा। ओके, डिक्लेयर हो गया है। अब कंस्ट्रक्ट करना है, यानी कि यूँ समझ लो मेमोरी में इसके लिए जगह स्पेसिफाई करनी है। मतलब इसको मेमोरी नहीं दी गई है, मतलब अभी ये डब्बा है लेकिन डब्बे में जगह नहीं है चीज़ों को रखने के लिए। इस डब्बे के लिए जगह बनाते हैं मेमोरी में, तो हमें न्यू ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा, न्यू कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। जिस तरीके से हम ऑब्जेक्ट बनाते थे सिमिलरली वैसे ही न्यू। एंड आपको यहाँ टाइप लगाना पड़ेगा इंट, एंड उसके बाद सिंटैक्स के अनुसार यहाँ पे आपको इस तरीके से अंदर साइज़ देना पड़ेगा, और ये मैंडेटरी है। साइज़ आपको मैंने कि कितने एलिमेंट्स के लिए आप कितने एलिमेंट्स यानी कि इंटीजर्स स्टोर करने वाले हैं, तो हाउ मेनी इंटीजर्स यू आर गोइंग टू स्टोर इन दिस एरे। तो 10, लेट्स से 10। ओके कूल, ओके, एंड फाइन। आई डोंट थिंक कि ठीक है इंटीजर साइज, ठीक है। तो ये हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब इसको इनिशियलाइज, मतलब इसमें वैल्यूज़ तो डालनी है ना, तो वो आप इस तरीके से डाल सकते हो पर्टिकुलरली, लाइक इसके 0 इंडेक्स पे मैंने 1 डाल दिया, इसके 1th इंडेक्स पे मैंने 2 डाल दिया, कुछ भी डाल दो, मर्जी है। अच्छा सुनो, ये इंडेक्सेस क्या हैं बेसिकली, देखो आपके पास एक डब्बा है मेमोरी में माई एरे नाम से,
ठीक है। तो क्या हो रहा है ये, मैं यहाँ बनाता हूँ कुछ थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कुछ रिप्रेजेंट करने की। लाइक ये माई एरे है इन मेमोरी, तो कुछ इस तरीके से है ये बना हुआ मेमोरी के अंदर। 1 2 3 4, मान लो मैंने 5 एलिमेंट के लिए यहाँ तो 10 लिखा है, मान लो मैंने 4 या 5 लिखा होता, 5 लिखा होता तो 5 की जगह बनती मेमोरी में। तो 5 एक डब्बा है बहुत बड़ा जिसमें 5 खाँचे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। 2 2 3 4 5, तो इनके बीच में मैं चीज़ें रख सकता हूँ। लेकिन इनमें पता है इनको एक्सेस कैसे करूँगा, मतलब एरे में 5 चीज़ें हैं और मुझे कभी भी मुझे इसके पहले, इस डब्बे के पहले पोर्शन में वैल्यू डालनी है, तो कैसे डालूँगा। पहले पोर्शन को एक्सेस करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा 0। यूँ समझ लो इनके एड्रेस हैं, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए इनके नंबर दिए गए हैं 0, और दूसरे पोर्शन को बोलते हैं 1। इसी तरीके से तीसरी जो एम्प्टी स्पेस है उसको मैं 2 बोलूँगा। यूँ समझ लो गिनती स्टार्ट होती है यहाँ पे 0 से, तो 0 से गिनती स्टार्ट हो रही है। वैसे तो 5 एलिमेंट्स हैं, तो 0 से गिनती स्टार्ट होगी। तो पहले वाले एम्प्टी स्पेस 0, दूसरा एम्प्टी स्पेस 1, तीसरा एम्प्टी स्पेस 2, एंड चौथा 3, एंड पाँचवा 4 कहलाएगा। 0 से गिनती स्टार्ट हो रही है इसीलिए। तो 0 वाले एम्प्टी स्पेस में मैंने कुछ इस पर वैल्यू डालनी है, तो इस तरीके से डाल सकता हूँ, कुछ भी डाल दो यार, ठीक है। यहाँ भी कुछ भी डाल दो, कुछ भी इस तरीके से वैल्यूज इसके अंदर जाती है, और यहाँ आपको साइज बताना पड़ता है। और इसे मैं ये सारी चीज़ें एक लाइन में कर सकता था कुछ इस तरीके से, इंटीजर माई सेकेंड एरे। अब यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्ट भी कर रहा हूँ, मतलब सॉरी, यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्शन और डिक्लेरेशन दोनों इकट्ठे कर दिए मैंने, ठीक है। अब मैं बाद में इनिशियलाइज कर सकता हूँ। और एक कंस्ट्रक्शन और मतलब डिक्लेरेशन, कंस्ट्रक्शन और इनिशियलाइजेशन तीनों एक ही लाइन में भी कर सकते हो। इस केस में क्या होता है, कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट स्किप हो जाता है, वो आपको करने की जरूरत नहीं है, वो कंपाइलर आपके लिए कर देगा। आपको बस इतना करना होता है, आपको 2 कर्ली ब्रेसेस डालने होते हैं यहाँ पे, और इन कर्ली ब्रेसेस में आपको एलिमेंट्स देने होते हैं, इंटीजर देने हैं 1, और कोमा से वो एलिमेंट सेपरेट होंगे एक दूसरे से। 1 2 3 कितने भी एलिमेंट दे दो यहाँ, तो कंपाइलर खुद से यहाँ पे एलिमेंट को गिनेगा 1 2 3 4 5 6, और 6 के हिसाब से 6 जगह रख दे। मतलब यूँ समझ लो ये जो लाइन है, ये लाइन वो खुद से बनाएगा, उसमें 10 की जगह 6 डालेगा, कंस्ट्रक्ट करेगा, और उसके बाद इनिशियलाइजेशन तो वो यहाँ से वैल्यूज़ को उठा के कर देगा। तो इसके 0 इंडेक्स में 1 चला जाएगा, फर्स्ट इंडेक्स में 2, थर्ड इंडेक्स में 67 वैल्यू जाएगी, इस तरीके से सो ऑन। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं होती, डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन करो एंड दैट्स इट। तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 90 मिनट भी होने वाले हैं, तो मैं आशा करता हूँ एरे आपको समझ में आ गया होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं है एरे, ठीक है, टेंशन मत लो, मतलब एरे तो इतना ही है अभी, लेकिन एरे में और भी हम देखने वाले हैं इसमें चीज़ें, क्योंकि कस्टम ऑब्जेक्ट्स के भी एरे होते हैं। ये तो सिंपल एरे है, इसकी जरूरत पड़ेगी भी नहीं, आप बनाओगे भी नहीं ऐसा एरे। डोंट वरी, नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें भी बहुत सारे चीज़ें हम कवर कर लेंगे। अब यूँ समझ लो मुश्किल से 3-4 घंटे, मतलब 2 लेक्चर हो गए हैं 1.5 घंटे के, अब 2 लेक्चर और होंगे, पूरी जावा का क्रैश कोर्स हो जाएगा ख़त्म। 5वां लेक्चर मैं लूँगा, उसके अंदर कुछ बढ़िया सा प्रोजेक्ट बनाएंगे जावा में। जितना भी आप जितना भी अब तक कुछ सीख लिया होगा वो सारा का सारा निचोड़ देंगे उसके अंदर, ठीक है। तो बने रहो मेरे साथ। टाटा बाय बाय, सी यू। एंड कोई भी सजेशन हो, कुछ भी वीडियो चाहिए हो, कुछ उटपटांग नहीं, बढ़िया चाहिए हो, नॉलेजेबल, तो प्लीज़ यार कमेंट कर देना। मैं अगर आप पक्का आपकी अगर जेन्युइन रिक्वेस्ट है तो मैं कंसिडर करूँगा, ठीक है। तो इसकी दिक्कत तो मत ही लेना। तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।